पिछले जीवन का साथी मेरी मंगेतर बन गया। असल में मेरे एक मानव राजकुमार के रूप में पुनर्जन्म लेने के बाद एक दावत में अचानक मुझे एल्फ दूत के रूप में ग्लेन मिला। और जब वह पहली बार मुझसे मिला तो उसने मुझ में गहरी रुचि दिखाई। यहां तक कि उसने खुद गठबंधन का प्रस्ताव रखा, दोनों राज्यों के संबंधों को मजबूत करने के लिए। लेकिन मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ गया, क्योंकि मैं जानता था वह एक बेहद खतरनाक इंसान है। अधिकांश लोगों के लिए एल्फ बड़पन और दयालुता के प्रतीक हैं। वे कभी भी बिना किसी कारण के कमजोर जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हालांकि पिछले जीवन में एक जादुई तलवार होने के नाते मैंने बहुत सारे एल्फ देखे थे और मैं अच्छी तरह जानता था वे अपनी सुंदरता का उपयोग केवल एक हथियार के रूप में करते हैं। और ग्लेन तो कोई साधारण उच्च एल्फ भी नहीं है। 400 साल पहले जब हम साथी थे, वह उस समय के सबसे मजबूत योद्धाओं में से एक था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे मेरे प्रति एक पागलपन भरी दीवानगी है। हालांकि उस समय मेरा मालिक इस साम्राज्य का संस्थापक था, लेकिन वह हर पल मुझे अपना बनाने की फिराक में रहता था। मानव किले की रक्षा करने वाले अनगिनत वर्षों में मैंने अनगिनत शक्तिशाली दुश्मनों को मार गिराया, जब तक कि मेरी मुलाकात उस आदमी से नहीं हुई। हमने साथ मिलकर दुनिया की सैर की और आखिरकार फ्रॉस्ट ड्रैगन को मार डाला। इसके बाद उसने अपना खुद का साम्राज्य स्थापित किया और मुझे देश की रक्षक तलवार मानकर महल की गहराइयों में स्थापित कर दिया गया। अचानक एक दिन मुझे पता चला कि कोई मुझे लहरा रहा है। ध्यान से देखने पर मैंने पाया कि वह एक थुलथुलासा इंसान था। और तो और आसपास के शूरवीर उसे राजकुमार कह रहे थे। उसने मुझे अपने सिर के ऊपर ऊंचा उठाया। महान ड्रैगन स्लेयर तलवार, कृपया मुझे शक्ति दें। क्या यह आदमी पागल है? मैं उसे अपनी शक्ति क्यों दूं? कोई प्रतिक्रिया न देखकर राजकुमार पागलों की तरह तलवार लहराने लगा। नतीजतन गलती से फिसलकर गिरने के बाद वह तलवार से ही बिंध गया और संयोग से मैंने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। कुछ समय बाद रानी खुशी खुशी वहां आई। उसके साथ एक क्रूर शूरवीर भी आया था। भैया, आपको इस बच्चे की मदद करनी ही होगी। आखिरकार वह आपका इकलौता भतीजा है। और उस आदमी ने कहा कि वह केवल एक ही काम कर सकता है, और वह है मेरी इस चर्बी को कम करने में मदद करना। जल्द ही मैंने कड़ा शारीरिक प्रशिक्षण शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया के दौरान गति बढ़ाने के लिए मैंने अपने पूरे शरीर को जादुई शक्ति से ढक लिया ताकि चर्बी जल सके। लेकिन इस दृश्य को देखकर मामाजी अचानक वहीं स्तब्ध रह गए। उन्होंने मुझसे तुरंत पूछा, तुमने मैजिक हार्ट कब बना लिया? यह देखकर मैंने गर्व से कहा, मैजिक हार्ट बनाना मेरे लिए बहुत आसान है। ऐसा लगता है कि तुम अभी तक नहीं जानते कि तुमने क्या गलती की है। मैजिक हार्ट एक घटिया तकनीक है जिसे केवल निचले स्तर के योद्धा ही सीखते हैं। असल में सदियों के समय बीतने के बाद इस युग के लोग अधिक सरल मैजिक लॉक बना रहे हैं। मामाजी की बात सुनकर मैंने उसे बहुत तुच्छ समझा। हालांकि मैजिक लॉक लोगों को आसानी से मजबूत बना सकता है, लेकिन इससे जो ऊंचाई हासिल की जा सकती है वह मैजिक हार्ट की तुलना में कुछ भी नहीं है। इस पर मामाजी ने कहा, भाड़े के सैनिकों में भी तुम्हारे जैसे लोग हैं जो खुद को धोखा देते हैं और सोचते हैं कि वे सदियों पहले के नायकों की तरह हैं। इस पुरानी पड़ चुकी मैजिक हार्ट की बदौलत वे भी महाद्वीप के शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। वे बिना किसी अपवाद के सभी असफल रहे, यहां तक कि वे डबल चेन नाइट को भी नहीं हरा सके। अगर तुम खुद को सही साबित करना चाहते हो तो डबल चेन नाइट को हराने की कोशिश करो। अगर तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हारी मां की इच्छा के अनुसार तुम्हारा संरक्षक बन जाऊंगा। इस पर मैंने उपेक्षा का भाव दिखाया। मामाजी, आपको अपना संरक्षक बनाना क्या कोई अच्छी बात है? यह सुनकर मामाजी को लगा कि
मैं उनकी ताकत पर संदेह कर रहा हूं, इसलिए उन्होंने मैजिक चेन को सक्रिय किया और एक भयानक और शक्तिशाली आभा छोड़ी। मैं हूं पूरे उत्तरी क्षेत्र की सेना का कमांडर और मैंने 4 मैजिक रिंग्स बनाई हैं। मैं एक 4 चेन नाइट हूं। इस समय मेरी रक्षा करने वाले शाही शूरवीरों ने अपने हथियार उठा लिए। काउंट बारोहार्ड, कृपया तुरंत अपने हथियार नीचे करें। और मैंने भी मामाजी की ताकत को गहराई से महसूस किया। उनकी इस ताकत के साथ अगर वे सदियों पहले के संघर्ष के दौर में भी होते तो भी वे नायक के पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। इसलिए आने वाले कुछ समय के लिए मुझे उनके उस राक्षसी शारीरिक प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। इस दिन अचानक कोई मेरे कमरे में घुस आया। अपने सामने खड़े अहंकारी लाल बालों वाले लड़के को देखकर मुझे वह बिल्कुल अजनबी लगा। यह देखकर पास खड़े शूरवीर कार्ल ने तुरंत याद दिलाया कि यह मेरा सौतेला भाई है। तीसरा राजकुमार, मैंने सुना है कि तुमने काउंट बारोहार्ड से एक शर्त लगाई है, डबल चेन नाइट के साथ द्वंद्व युद्ध करने के बारे में। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी बनूं तो कैसा रहेगा? बोलने के बाद उसने इसे मेरी सहमति मान लिया और मुड़कर चला गया। मेरे उस पुराने दोस्त के वंशज एक के बाद एक सब असामान्य क्यों हैं? इस समय कार्ल ने मुझे सचेत किया कि इस व्यक्ति को बिल्कुल भी कम मत आंकना, क्योंकि तीसरा राजकुमार बचपन से ही असाधारण प्रतिभाशाली है। केवल 14 वर्ष की आयु में वह पहले ही एक डबल चेन नाइट बन चुका है। इस समय नौकरानी डरते डरते पत्रों का एक ढेर लेकर आई और कहा कि ये सब मुझे द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित करने वाले पत्र हैं। असल में जब से मैंने मामाजी से शर्त लगाई थी कि मैं डबल चेन नाइट से लड़ूंगा, तो वे लोग जिन्हें इस शरीर के मूल मालिक ने पहले नाराज किया था, वे सभी उत्साहित हो गए, क्योंकि यह मुझे कानूनी रूप से पीटने का एक मौका था। अगले दिन मैं मामाजी की देखरेख में शारीरिक प्रशिक्षण कर रहा था तो मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मेरी मांसपेशियों में बहुत दर्द था। यह क्या हो रहा है? क्या तुमने प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद जादुई उपचार नहीं लिया? और मैंने कहा कि उपचार का जादू केवल मांसपेशियों को पहले जैसा कर देगा, इससे उनके विकास में कोई मदद नहीं मिलेगी। यह सुनकर मामाजी थोड़े हैरान रह गए। उन्होंने सोचा नहीं था कि मुझ जैसा आवारा लड़का इतना दृढ़निश्चयी हो सकता है। इसके तुरंत बाद मामाजी ने तलवार उठाई और मुझे साम्राज्य की बुनियादी तलवारबाजी सिखाने लगे। लेकिन मैं यह देखकर हैरान रह गया कि यह कोई सामान्य बुनियादी तलवारबाजी नहीं थी, बल्कि यह सदियों पहले साम्राज्य के संस्थापक द्वारा ड्रैगन को मारते समय सीखी गई ड्रैगन स्लेयर तलवारबाजी थी। क्या आप निश्चित हैं कि आपने जो अभी प्रदर्शन किया वह एक बुनियादी तलवारबाजी है जिसे कोई भी निचला शूरवीर आसानी से सीख सकता है? यह सुनकर मामाजी ने थोड़े चिड़चिड़े होकर समझाया, यह बुनियादी तलवारबाजी न जाने कहां से फैली है। शूरवीर अक्सर इसका उपयोग अपने आधार को मजबूत करने के लिए करते हैं और फिर अधिक उन्नत तलवारबाजी सीखने जाते हैं। मामाजी की बात सुनकर मैं हंसे बिना नहीं रह सका। सोचा नहीं था कि ड्रैगन स्लेयर तलवारबाजी को एक महत्वहीन बुनियादी तलवारबाजी मान लिया गया है। इस तलवारबाजी का मुख्य बिंदु अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को इसमें लगाना है। लेकिन आज के इस युग के लोगों ने मैजिक हार्ट को भी छोड़ दिया है। तलवार में इच्छा शक्ति लगाने की बात तो दूर की है। आने वाले कुछ समय तक मैं हर दिन शारीरिक और तलवारबाजी का प्रशिक्षण लेता रहा, शरीर को अधिक लचीला महसूस करते हुए और स्वाभाविक रूप से तलवार के करतब दिखाते हुए मैं धीरे धीरे पूरी तरह से ध्यानमग्न अवस्था में चला गया। इस समय मेरे हाथ की लकड़ी की तलवार अचानक 2 टुकड़ों में टूट गई और ऐसा करने वाले व्यक्ति मामाजी ही थे। और दूर रखा प्रशिक्षण का खंभा बिजली गिरने से जलकर कोयला हो चुका था। तुम मूर्ख हो, ऐसे खराब मौसम में प्रशिक्षण क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास असली तलवार होती और उस पर बिजली गिरती तो शायद तुम नहीं बचते। मुझे उम्मीद नहीं थी कि
इस बार ध्यान की अवधि इतनी लंबी होगी, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि अभी का मौसम बहुत खराब है। अब मुझे सिर्फ थकान महसूस हो रही थी और फिर मैं कमजोरी के कारण गहरी नींद में सो गया। मामा जी ने अपने सामने इस जाने पहचाने और अजनबी भांजे को देखा और बस इतना ही कहा, मूर्ख लड़का। कुछ समय बाद मैं धीरे धीरे नींद से जागा। पहले एक तलवार के रूप में मेरी कोई सीमा नहीं थी, इसलिए मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि इस शरीर की सीमा कितनी है। अगर मैं बिना किसी परवाह के तलवार चलाने की धुन में डूबा रहा तो यह कमजोर शरीर जल्द ही टूट जाएगा। शुरुआत में मैंने भी नहीं सोचा था कि तलवार चलाना मुझे इतना उत्साहित करेगा। आखिरकार पिछले अनगिनत वर्षों में हमेशा दूसरों द्वारा एक तलवार की तरह चलाया गया था। अब बड़ी मुश्किल से मुझे खुद तलवार चलाने का मौका मिला है। एक पल के लिए खुद को संभालना मुश्किल था। फिर मैंने महसूस किया कि मेरा जादुई हृदय पहले की तुलना में काफी बड़ा हो गया है। यह न केवल अधिक जादुई शक्ति समाहित कर सकता है, बल्कि मेरा शारीरिक गठन भी इससे काफी मजबूत हो गया है। अगले दिन चाचा ने मुझसे जल्द से जल्द द्वंद्व प्रतिद्वंद्वी की पुष्टि करने को कहा, क्योंकि हाल ही में राजमहल में इस बात को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ था। लगभग सभी डबल लव नाइट्स पागलों की तरह मेरे साथ द्वंद्व करना चाहते थे। इस पर मैंने कहा कि द्वंद्व के लिए डबल लव नाइट पहले ही चुना जा चुका है, लेकिन अभी मेरा जादुई हृदय अभी हाल ही में केंद्रित हुआ है। शायद अभी तुरंत डबल लव नाइट्स के साथ सीधे युद्ध करना कठिन होगा। क्यों न पहले मुझे कुछ सिंगल लव नाइट्स के साथ द्वंद्व करने दिया जाए। तभी कार्ल एक सूची लेकर आया। राजकुमार, मैंने आपकी इच्छा के अनुसार इसे व्यवस्थित कर दिया है। ये उन सिंगल लव नाइट्स की सूची है जिन्होंने आपसे द्वंद्व का अनुरोध किया है। हालांकि इनमें से अधिकांश लोग आपसे नफरत करते हैं। शायद वे द्वंद्व का उपयोग आपको चोट पहुंचाने के लिए करेंगे। इस पर मैंने कहा कि ऐसी बात की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आखिरकार चाचा जैसा महान योद्धा रेफरी के रूप में मौजूद हैं। जल्द ही एक चुनौती देने वाले को मेरे किले में बुलाया गया। वह एक बैरन परिवार का दूसरा बेटा था। कुछ साल पहले मैंने उसका मजाक उड़ाया था कि उससे देहाती की गंध आती है, जिसके कारण उसके परिवार को बहुत बड़ा अपमान सहना पड़ा था। इस बार मैं उसे जरूर अपने पिछले व्यवहार की कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। लेकिन जैसे ही उसने चाचा को देखा, वह उत्साहित हो गया, क्योंकि काउंट बारोहाड़ महाद्वीप के सबसे मजबूत नाइट हैं और तलवार चलाने वाले सभी लोगों का लक्ष्य हैं। जल्द ही हमारा द्वंद्व आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। उसने अपनी तेज तलवार पकड़ी, हवा में उछला और मुझ पर हमला किया। लेकिन मेरी नजर में उसके हमले में बहुत सारे बेकार के मूव्स थे। टकराने के क्षण में मेरी तलवार से अजीब सी आवाजें आने लगीं। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि यह तलवारबाजी का एक बहुत ही उच्च स्तर था, जिसे केवल बहुत गहरे ज्ञान से ही समझा जा सकता है। वह व्यक्ति चिल्लाते हुए बोला कि यह असंभव है, और वह बिना सोचे समझे पागलों की तरह मुझ पर हमला करने लगा। उन्माद की स्थिति में पहुंचकर वह लगभग पागल हो गया था और लगातार मुझ पर तलवार चला रहा था। और मैंने भी तय किया कि अब गंभीरता से लड़ूंगा। मैंने अपने पिछले जन्म की थोड़ी शक्ति का उपयोग किया, क्योंकि पिछले जन्म में मेरे पास एक अत्यंत विशेष क्षमता थी। किसी भी शक्तिशाली योद्धा जिसे मैंने मारा हो, उसकी मूल शक्ति मेरी तलवार के भीतर कैद हो जाती थी। और अब अपने जादुई हृदय के विस्तार के साथ मैं इसे एक माध्यम के रूप में उपयोग कर सकता हूं और मैजिक ड्रैगन की मूल शक्ति का थोड़ा उपयोग कर सकता हूं। मुझे एक विनाशकारी देवता की तरह देखते हुए मैं विनाशकारी ऊर्जा के साथ उसकी ओर बढ़ा। स्थिति को गलत भांपते हुए चाचा तुरंत पीछे से आए और अपनी तलवार से मुझे पीछे धकेल दिया। शाही नाइट्स ने यह देखते ही चाचा को घेर लिया। काउंट बारोहाड़
क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? आपके इस कार्य के आधार पर आप पर राजहत्या का आरोप लग सकता है। लेकिन मैंने कहा कि मैंने ही चाचा को ऐसा करने के लिए कहा था, क्योंकि द्वंद्व से पहले मैंने उनसे कहा था कि यदि युद्ध के दौरान ऐसा लगे कि मैं प्रतिद्वंद्वी को मारने वाला हूं, तो आपको मुझे रोकना ही होगा। अगले दिन चाचा मेरे पास आए और सवाल किया कि पहले इस्तेमाल की गई वह दुष्ट शक्ति आखिर क्या थी, और मैंने शांति से कहा कि मैं केवल तलवार के सार के प्रति वफादार हूं। यह तर्क स्पष्ट रूप से चाचा को संतुष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने पाया कि मैंने पहले जो चाल चली थी उसमें अंतहीन हत्या की इच्छा झलक रही थी। इसलिए उन्होंने गंभीरता से कहा, मैं जीत के रास्ते पर चलता हूं, न कि न्याय के रास्ते पर। इसलिए मैं खुद को एक अच्छा इंसान नहीं मानता, लेकिन तुम्हारी तलवार की तीव्रता बहुत अधिक थी। यदि हत्या की इच्छा बहुत प्रबल हो तो यह मित्र और शत्रु के बीच का अंतर मिटा सकती है। इस पर चाचा ने कहा कि वे भविष्य में मुझ पर नजर रखेंगे, यह देखने के लिए कि कहीं मैं अपने भीतर के शैतान के वश में तो नहीं हो जाता। अगले 3 दिनों तक मैं उसी व्यक्ति के साथ द्वंद्व करता रहा। इस प्रक्रिया में मैजिक ड्रैगन की शक्ति पर मेरा नियंत्रण काफी बढ़ गया। द्वंद्व समाप्त होने के बाद मैंने दासी से एक खजाना बॉक्स लाने को कहा। मैंने सुना है कि पहले मैंने तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं जानता हूं कि इससे तुम्हें पहुंचे नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी कृपया यह चीज अपने पिता को सौंप दें। बाहरी दुनिया के सभी लोग इस द्वंद्व पर नजर रखे हुए थे। उम्मीद थी कि चुनौती देने वाला मुझे बुरी तरह पीट देगा, लेकिन जब वह व्यक्ति मेरे किले से बाहर निकला तो उसके मुंह से यह सुनकर सब चौंक गए। वास्तव में मुझे लगता है कि प्रथम राजकुमार उतना बुरा नहीं है जितना अफवाहों में कहा गया था। अगले कुछ दिनों के चुनौती देने वालों ने भी एक के बाद एक कहा कि प्रथम राजकुमार एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन अन्य लोगों ने यह देखकर एक ही बात सोची, निश्चित रूप से प्रथम राजकुमार ने उन्हें धमकाया होगा, तभी वे ऐसा कह रहे हैं। कुछ समय बाद मेरा सामना आखिरी प्रतिद्वंद्वी से हुआ। वास्तव में कार्ल ने मुझे चेतावनी दी थी कि यह व्यक्ति पिछले प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में जमीन आसमान का अंतर रखता है, क्योंकि वह साम्राज्य के सबसे मजबूत नाइट ग्रुप आयरन लायन का प्रशिक्षु नाइट है, एल्विन। और मैंने दासी से जाना कि इस शरीर के असली मालिक ने वास्तव में एल्विन को परेशान किया था। बहुत समय बाद मिले राजकुमार, आप पहले जैसे ही हैं, बिल्कुल नहीं बदले। यह सुनकर मैं अनजाने में अपनी छवि सुधारना चाहता था। वास्तव में मैं बहुत बदल गया हूं, लेकिन मेरी बात एल्विन के कानों में उकसावे और बहानेबाजी की तरह लगी। इसलिए द्वंद्व शुरू होने से पहले ही उसने तुरंत युद्ध की मुद्रा ले ली और मुझे बुरी तरह पीटने के लिए तैयार हो गया। फिर वह एक तीर की तरह तेजी से मेरी ओर बढ़ा। टकराने के क्षण में मुझे एहसास हुआ कि उसके पास मौजूद जादुई शक्ति पिछले लोगों की तुलना में बहुत अधिक थी। आगे के युद्ध में उसने मुझे पूरी तरह दबा दिया और मैं लगातार पीछे हटता गया। एल्विन के उग्र हमले को देखते हुए मैंने भी तय किया कि अब मैं हाथ नहीं रोकूंगा। फिर मैंने सीधे मैजिक ड्रैगन की मूल शक्ति का उपयोग किया। हत्या की तीव्र इच्छा ने एल्विन के पसीने छुड़ा दिए। खासकर टकराने के बाद उसने पाया कि मेरी शक्ति अचानक बहुत बढ़ गई है। जल्द ही हम फिर से आपस में भिड़ गए, लेकिन काफी समय तक चलने के बाद भी कोई फैसला नहीं हो पाया। यह देखकर चाचा ने कहा कि आज का द्वंद्व यहीं रुकता है, कल इसे जारी रखेंगे। यह बहुत अफसोस की बात है। मैं अभी 300 राउंड और लड़ सकता था। क्या ऐसा है? मुझे भी लग रहा है कि मैं अभी बिल्कुल थका नहीं हूं। हम दोनों जुबानी योद्धाओं ने हालांकि थकान से खड़े होने में मुश्किल हो रही थी, फिर भी एक दूसरे का सामना किया और चिल्लाए कि हम अभी और लड़ सकते हैं। अगले कुछ दिनों तक हमारे परिणाम हमेशा बराबरी पर रहे। आखिरी दौर के द्वंद्व शुरू होने से पहले
मैंने कहा कि मुझे कुछ बातें कहनी हैं। यह सुनते ही एल्विन ने मुझे बीच में ही टोक दिया। मुझे यह मत बताना कि तुम अब माफी मांगना चाहते हो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इस पर मैंने हाथ हिलाते हुए कहा कि मेरा मतलब था, चूंकि हम इतनी तीव्रता से लड़ रहे हैं तो क्या कोई इनाम नहीं होना चाहिए। हारने वाला व्यक्ति दूसरे की एक इच्छा पूरी करेगा, कैसा रहेगा? चाहे वह घुटने टेक कर माफी मांगना ही क्यों न हो, उसे करना ही होगा। इस पर एल्विन ने कहा कि वह शाही परिवार के प्रति वफादार नाइट ग्रुप का सदस्य है। वह राजकुमार के प्रति इतना अपमानजनक व्यवहार करने का साहस नहीं कर सकता। लेकिन फिर उसने अपनी बात बदली और आगे कहा, हालांकि यदि यह राजकुमार की अनुमति के दायरे में है तो मुझे लगता है कि मेरे पास विजेता के अधिकार का उपयोग करने की योग्यता है। फिर हम दोनों ने एक तीव्र संघर्ष शुरू किया, लेकिन जल्द ही एल्विन को कुछ गलत लगा। अभी वह लगभग एक तलवार के वार से कटने ही वाला था और उसने पाया कि मेरे शरीर की हत्या की इच्छा पहले की तुलना में बहुत अधिक प्रबल हो गई है। आगे के युद्ध में एल्विन ने संघर्ष तो बहुत किया, लेकिन अंत में मैंने उसकी तलवार को तोड़ दिया। उसने अविश्वसनीय रूप से अपने हाथ में टूटी हुई तलवार को देखा। वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वह उस बेकार राजकुमार से हार गया। तभी मैं तलवार लेकर उसके सामने पहुंचा। अब मैं विजेता के अधिकार का उपयोग करूंगा। मेरी इच्छा यह है कि तुम एल्विन अब से मेरे हो। यह सुनकर आर्विन का चेहरा अत्यधिक क्रोधित हो गया। तो असल में तुम मेरा शरीर चाहते हो। लगता है कि तुम पहले की तरह ही धूर्त हो। यह महसूस करते हुए कि कुछ गलत हुआ है, मैंने तुरंत स्पष्ट किया कि तुम गलत समझ रहे हो। मैं वास्तव में जो चाहता हूं वह आर्विन नाम के व्यक्ति की क्षमता और भविष्य है, क्योंकि मुझे एक शूरवीर की आवश्यकता है। एक ऐसा शूरवीर जो केवल मेरा हो। मेरी बात सुनने के बाद आर्विन काफी हैरान रह गया। हालांकि वह बन चुका था आयरन नाइट ऑर्डर का एक ट्रायल नाइट, लेकिन अपनी अत्यधिक सुंदर दिखावट के कारण वास्तव में कोई भी उसे एक शूरवीर की तरह नहीं देखता था। भले ही उसने सभी ट्रायल नाइट्स को हरा दिया था, फिर भी वह नहीं बन पाया लोगों की नजरों में एक सच्चा शूरवीर। लेकिन इस व्यक्ति ने मुझे स्वीकार किया और कहा कि वह मेरी क्षमता और भविष्य चाहता है। इसलिए आर्विन ने गंभीरता से मुझसे कहा कि मुझे उसकी एक बात माननी होगी, वह यह कि उसे एक शूरवीर माना जाए, न कि एक महिला की तरह देखा जाए। मेरी गारंटी मिलने के बाद उसने एक घुटना टेककर मेरे प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। कई महीनों के कठोर प्रशिक्षण के बाद मैं अंततः उस अतिरिक्त चर्बी से छुटकारा पा सका। अब मेरा बाहरी स्वरूप वास्तव में राज्य के प्रथम राजकुमार के योग्य है। तभी मैंने देखा कि पास खड़ी दासी कांप रही थी और उसकी गर्दन पर एक गहरा निशान था। ध्यान से पूछने पर पता चला कि यह इस शरीर के मूल स्वामी की एक और कृति थी। माहौल को हल्का करने के लिए मैंने दासी का नाम पूछा, लेकिन डेमासिया नाम सुनकर मैं अचानक चौंक गया। हजारों सालों के अंतराल के बाद सोचा नहीं था कि यह उपनाम फिर से सुनने को मिलेगा। उस युग में जब मानव जाति कमजोर थी और अनगिनत शक्तिशाली प्रजातियों द्वारा लूटी जा रही थी, तब मानव जाति के उत्थान के लिए 5 नायक सामने आए। उनमें से दिग्गजों के राजा को मारने वाला आयर्नब्लेडेड स्वॉर्ड डेमासिया था। और जब वह दुश्मनों को मारने के लिए अपनी तलवार का उपयोग करता था तो वह अक्सर जोश में अपशब्द कहता था। यहां तक कि अब भी जब मैं इस बात को याद करता हूं तो मुझे अपने कानों में असहज महसूस होता है। सोचा नहीं था कि इतने वर्षों बाद मुझे फिर से उसके वंशज से मिलने का मौका मिलेगा। हालांकि उसका परिवार स्पष्ट रूप से पतन की ओर जा चुका था और कोई शक्तिशाली व्यक्ति पैदा नहीं हुआ था। इसलिए मैंने तय किया कि खाली समय में उसे प्रशिक्षित करूंगा ताकि वह उस शक्तिशाली रक्तवंश को बर्बाद न होने दे। तभी एक व्यक्ति ने मेरी ओर झुककर अभिवादन किया। एलेक्स परिवार का बर्नार्डो, यहां राज्य के प्रथम राजकुमार के प्रति
अपना गहरा सम्मान व्यक्त करता है। राजकुमार, इस समय के दौरान आपने निश्चित रूप से बहुत कष्ट सहे होंगे, अन्यथा आप अचानक इतने दुबले कैसे हो गए? दावत में प्रवेश करने के बाद बर्नार्डो को जल्द ही कुछ अजीब लगा। आमतौर पर इस समय तक वह कमीना राजकुमार नशे में चूर होकर बेहोश हो चुका होता और फिर चारों ओर कुलीन महिलाओं को परेशान करता। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि उसका आभा मंडल पहले से पूरी तरह अलग है? तभी एक नशे में धुत कुलीन व्यक्ति पास आया। उसने कुटिलता से कहा कि सुना है, राजकुमार ने उस आयरन फ्लावर को अपने नियंत्रण में ले लिया है। कवच पहने हुए उसकी ही काफी आश्चर्यजनक है। वास्तव में नहीं जानता कि कवच के नीचे वह कितनी सुंदर होगी। और आसपास के कुलीन लोगों ने यह सुना तो वे भी फुसफुसाते हुए चर्चा करने लगे। अचानक मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे घर में और कोई भाई बहन हैं? राजकुमार, क्या आप नहीं जानते, मेरे घर में एक छोटा भाई भी है। उसके शब्द खत्म होते ही मैंने सीधे उसके चेहरे पर एक घूंसा मारा। चूंकि तुम्हारा एक भाई है तो तुम्हारा परिवार खत्म नहीं होगा। यह कहने के बाद मैंने जोर से उसके नाजुक अंग पर पैर रख दिया। मैं घोषणा करता हूं कि अब से तुम्हारा भाई तुम्हारी जगह लेगा और परिवार का नया उत्तराधिकारी बनेगा। अभी भी संतुष्ट न होते हुए मैंने उसे ऊपर उठाया। कई घूंसों से सूजा हुआ चेहरा लेकर उसे होश में आने में काफी समय लगा। राजकुमार, क्या हम दोस्त नहीं हैं? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसकी बात सुनकर मैं और भी क्रोधित हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह एक धूर्त हूं? तुमने मेरी उपस्थिति में मेरे शूरवीर का अपमान करने की हिम्मत की। आसपास के कुलीन लोग दंग रह गए। वे सोच रहे थे कि क्या तुम पहले सबसे बड़े धूर्त नहीं थे? जल्द ही वह व्यक्ति मेरे घूंसों से बेहोश हो गया और पास खड़े कुलीन युवा डर के मारे हक्के बक्के रह गए। यह पागल, इस दौरान आखिर हुआ क्या है? फिर मैंने सीधे आदेश दिया, बर्नार्डो को शाही शूरवीरों को बुलाने के लिए। यह सुनकर पिटाई के डर से बर्नार्डो तेजी से बाहर भागा और मैंने मुड़कर उन कुलीन युवाओं की ओर देखा और यहां की सभी महिलाओं को पहले जाने को कहा। कुछ लोग इस मौके का फायदा उठाकर चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। तभी मैंने अचानक कहा, मुझे याद है कि मैंने महिलाओं को कहा था, यदि तुम्हें महिला बनने में कोई आपत्ति नहीं है तो तुम जा सकते हो। यह सुनकर सभी ने अनजाने में अपनी टांगें सिकोड़ लीं। तुम सब कमीने, मेरे आने के बाद न केवल तुमने औपचारिक रूप से झुककर अभिवादन नहीं किया, बल्कि मेरे शूरवीर का खुलेआम मजाक उड़ाया। यह शाही अधिकार को चुनौती देना है। इसके तुरंत बाद मेरे आदेश पर शाही शूरवीरों ने उन 14 कुलीन युवाओं को गिरफ्तार कर लिया और इस घटना ने जल्द ही राजा का ध्यान आकर्षित किया। क्या तुम्हें वास्तव में पता है कि तुम क्या कर रहे हो? इन लोगों के पीछे 14 विशाल परिवार खड़े हैं। शाही परिवार का सदस्य होने के नाते क्या तुम कुलीनों से संबंध तोड़ना चाहते हो? राजा की चेतावनी पर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये सभी लाइलाज कचरा हैं। यहां तक कि अपने परिवारों में भी उन्हें तिरस्कृत किया जाता होगा। और मैंने बताया कि मैंने पहले ही उनके भाई बहनों को एक पत्र लिख दिया है। मुझे यकीन है कि वे नफरत करने के बजाय बल्कि हमारे शाही परिवार का आभार मानेंगे कि हमने उनके कचरा उत्तराधिकारियों को हटा दिया। इस मामले को सुलझाने के बाद मैंने डेमासिया की मदद करने का फैसला किया, उसके रक्तवंश को जागृत करने के लिए। लेकिन उसे लगा कि मेरा कोई और मकसद है। राजकुमार, मैं सुंदर नहीं हूं, कृपया दया करें और मुझे छोड़ दें। लेकिन जब मैंने उसकी प्रतिभा को देखा तो मैं अचानक चौंक गया, क्योंकि उसके पास न केवल एस ग्रेड की तलवारबाजी की प्रतिभा थी, बल्कि कसाई और युद्ध उन्मादी जैसे 2 गुण भी थे। वह बिल्कुल अपने पूर्वज जैसी थी। इसने मुझे संदेह करने पर मजबूर कर दिया कि क्या वास्तव में इन 2 पागल गुणों को मुक्त किया जा सकता है। लेकिन उसकी दास मानसिकता
का उपयोग किया जा सकता है। इसलिए मैंने पूरी गंभीरता से डेमासिया को अपनी निष्ठा की शपथ लेने के लिए कहा। यह सुनकर उसने उलझन में पूछा, इस बात का क्या मतलब है? मैं चाहता हूं कि तुम मेरी शूरवीर बनो। अब हम स्वामी और सेवक की शपथ लेंगे। स्पष्टीकरण सुनने के बाद डेमासिया धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। राजकुमार, मैं केवल एक तुच्छ दासी हूं। मैं एक महान शूरवीर कैसे बन सकती हूं? यदि तुम मेरी शूरवीर बनती हो तो मैं तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी लूंगा। यदि तुम तैयार हो तो मैं उन्हें शाही शहर में ला सकता हूं ताकि तुम उनसे कभी भी मिल सको। यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई और उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। और मैं अच्छी तरह जानता था कि एक पागल जागने वाला है। और जब यह बात बाहर फैली तो जल्द ही काफी हंगामा मच गया। बाहरी दुनिया कह रही थी कि मैंने न केवल चालाकी भरे तरीकों से शूरवीरों को वफादार होने के लिए मजबूर किया, बल्कि अब एक ऐसी दासी को जिसने कभी तलवार नहीं पकड़ी थी, उसे अपना निजी शूरवीर बना लिया है। लोग अटकलें लगाने लगे कि मैं निजी शूरवीर के बहाने अपनी हरम बना रहा हूं। यहां तक कि रानी भी जल्दबाजी में यहां आई। लगता है कि मेरा बेटा अब लड़के लड़कियों की बातों में दिलचस्पी लेने की उम्र में आ गया है। इस बार मैं तुम्हारे लिए एक उपयुक्त जीवन साथी जरूर ढूंढूंगी। यह कहकर उन्होंने मेरी राय की परवाह किए बिना उत्साहपूर्वक कार्रवाई शुरू कर दी। जल्द ही मैंने डेमासिया की मदद करना शुरू किया। उसके रक्तवंश को जागृत करने में मेरी सहायता से उसने जल्द ही जादुई शक्ति को महसूस किया। लेकिन यह तरीका मेरी जादुई शक्ति की बहुत अधिक खपत कर रहा था और इसने डेमासिया को गहराई से प्रभावित किया। उसकी नजरें मेरी ओर अब उतनी डरी हुई नहीं थीं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी वर्तमान नजरें मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही हैं। इसके बाद मैं उसे प्रशिक्षण मैदान में ले गया। यह देखकर चाचा पास आए और पूछा कि मैं क्या कर रहा हूं। क्या तुमने हाल ही में वे अफवाहें नहीं सुनी? मैं उसे शूरवीर बनाना चाहता हूं। इस बात ने चाचा को क्रोधित कर दिया। शूरवीर की उपाधि क्या तुम्हारे लिए इतनी तुच्छ है? लेकिन अगले ही पल उसने हैरानी से पाया कि इस लड़की ने पहली बार तलवार चलाई तो उसने सामान्य से अलग प्रतिभा दिखाई। कुछ गलत महसूस करते हुए मैंने तुरंत अपने चाचा को चेतावनी दी कि वह मेरे अधीनस्थों का लालच न करें। लेकिन चाचा ने कहा, मैं तो बस कुछ महीनों से प्रशिक्षण ले रहा नौसिखिया हूं। मैं उसे ज्यादा कुछ नहीं सिखा सकता। उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करने के लिए मैंने अपनी ताकत छिपाना बंद करने का फैसला किया। मेरे चारों ओर एक अजीब शक्तिशाली मैजिक ड्रैगन की आभा फैल गई और इससे चाचा को भी अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जबकि उनकी ताकत महाद्वीप के शिखर पर थी, फिर इस लड़के के सामने उन्हें डर क्यों लग रहा था? लेकिन वह नहीं जानते थे कि अब मैं वह पहले वाला बेकार इंसान नहीं हूं और मेरे पिछले जन्म का असली रूप एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य तलवार थी। सभी शक्तिशाली योद्धा जिन्हें मैंने मारा, उनकी मूल शक्ति तलवार के भीतर सील हो गई थी। जैसे ही मैंने मैजिक ड्रैगन की मूल शक्ति का उपयोग किया, मेरे चारों ओर फैली हत्या की भावना ने उन्हें सिहरन महसूस कराई। मैं फिर से कहता हूं, वह मेरा है। मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी चीजें छीन ले। लेकिन चाचा ने कहा, एक उत्कृष्ट नाइट 100 सैनिकों के बराबर होता है और वह बच्चा शायद हजारों सैनिकों की जान बचा सकता है। उनकी बात सुनकर मैं समझ गया कि वह डेमेशिया के प्रति इतने जुनूनी क्यों थे। आखिरकार उत्तरी सीमा के कमांडर होने के नाते उन्होंने बहुत से लोगों को युद्ध में मरते देखा था। भविष्य में एक शिखर युद्ध शक्ति जोड़ने से अनगिनत सैनिकों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन मैंने बेपरवाही से सीधे मना कर दिया, क्योंकि मैं मूल रूप से केवल एक तलवार था। ये बड़ी बातें मुझे नहीं मना सकती थीं। तब डेमेशिया खुद आगे आया और अपना स्टैंड स्पष्ट किया। आदरणीय काउंट महोदय,
मेरा शरीर और मन पूरी तरह से प्रिंस के हैं। भविष्य में मेरी तलवार भी केवल प्रिंस की होगी। डेमेशिया का जवाब सुनकर मुझे बहुत संतुष्टि हुई। फिर मैं चाचा की ओर मुड़कर बोला, पहले आपका लक्ष्य मेरा वजन कम करना था ना? मैं एक मोटे इंसान से अब ऐसा बन गया हूं। अगर चाचा फिर से मुझसे मिलना चाहते हैं तो कृपया भविष्य में मेरे लोगों और मामलों में हस्तक्षेप न करें। मजबूर होकर चाचा को सहमत होना पड़ा। आखिरकार चाहे कुछ भी हो, वह शाही आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके बाद भी चाचा ट्रेनिंग ग्राउंड में आते रहे। एक तरफ खड़े होकर चुपचाप डेमेशिया को ट्रेनिंग करते देखते रहे। जाहिर है वह इतनी अच्छी प्रतिभा को छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन वह बेबस थे और अपने आप में उलझे रहे। जल्द ही डेमेशिया द्वारा इस्तेमाल की जा रही लकड़ी की तलवार से अचानक अजीब आवाजें आने लगीं। यह देखकर मैंने तालियां बजाकर तारीफ की कि बहुत अच्छा किया। नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी स्वॉर्ड स्पिरिट को समझ लेगा। लेकिन बगल में खड़े चाचा बहुत असंतुष्ट दिखे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इसे मैजिक हार्ट क्यों कहता हूं, जबकि इस युग में मैजिक चेन ही मुख्य चलन है। यह सुनकर मेरा चेहरा भी ठंडा पड़ गया। दुनिया में कोई भी मैजिक हार्ट की शक्ति को मुझसे बेहतर नहीं जानता। जिसे मैजिक चेन कहा जाता है वह केवल एक शॉर्टकट है जिससे शिखर तक नहीं पहुंचा जा सकता। फिर मैंने उन्हें जाने का आदेश दिया और नाइट से उन्हें बाहर निकालने को कहा। पास खड़े डेमेशिया ने मुझसे पूछा, काउंट महोदय इतने उत्तेजित क्यों हैं? इस युग के लोग भूल चुके हैं कि असली मैजिक हार्ट क्या होता है, वरना वे कभी भी जूतों की एक जोड़ी फेंकने की तरह इसे नहीं फेंकते। आप जल्द ही जान जाएंगे मैजिक हार्ट की असली ताकत क्या है। अगले दिन चाचा फिर आए। चूंकि तुमने कहा कि मैजिक हार्ट मैजिक चेन से अधिक शक्तिशाली है, तो मुझे यह साबित करके दिखाओ। मैं केवल एक रिंग की मैजिक चेन का उपयोग करूंगा। अगर तुम मुझे आधा कदम पीछे हटा सके तो तुम जीत जाओगे। यह सुनकर मैंने कहा कि इस तरह लड़ना बहुत उबाऊ है। इससे बेहतर है कि हारने वाला दूसरे की एक इच्छा पूरी करे। हालांकि चाचा को नहीं लगा कि वह हारेंगे, फिर भी वे मान गए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मैं परिवार की गुप्त तकनीक सीखना चाहता हूं तो वह सहमत होंगे। फिर मैंने लकड़ी की तलवार ली और उनकी ओर हमला किया, लेकिन उन्होंने बस थोड़ा सिर घुमाया और आसानी से बच गए। फिर मेरी लकड़ी की तलवार के लगातार वार को उन्होंने एक एक करके विफल कर दिया। क्या तुम्हारी ताकत सिर्फ इतनी ही है? जल्दी से मैजिक हार्ट का उपयोग करो और मुझसे लड़ो। यह देखकर मैंने और परखना बंद कर दिया, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चाचा वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं। बिना किसी संदेह के वह महाद्वीप के शिखर पर खड़े व्यक्ति हैं। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता? 400 साल पहले मैजिक हार्ट रखने वाले कई नाइट्स ने अनगिनत लुटेरों को मारा था और अविश्वसनीय राक्षसों को भी। और फिर सिर्फ अब एक ऐसी तकनीक आई जिसे समझना आसान था, तो उन महान नाइट्स की यादों को कचरे की तरह माना जाने लगा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली मैजिक हार्ट क्या होता है। दरअसल मैजिक हार्ट वाले नाइट्स के लिए चाहे वह शक्तिशाली दुश्मनों के साथ मुकाबला हो जिससे सम्मान मिलता है, या अपनी इच्छा शक्ति को तराशना जिससे गर्व मिलता है, यह सब मिलकर एक शक्ति बनती है जो नाइट की तलवार में केंद्रित होती है। और यही मैजिक हार्ट की असली ताकत है। इस पर चाचा ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैजिक चेन में मैजिक को भेदने का गुण होता है। यह बात सामान्य मैजिक हार्ट के लिए घातक प्रहार होती है। लेकिन वह नहीं जानते थे कि मैं इस समय के दौरान ट्रेनिंग में सैकड़ों बार मुकाबला कर चुका हूं और मार्शल आर्ट्स स्तोत्र के माध्यम से मैंने स्पैरिंग स्तोत्र नामक शक्ति प्राप्त की है। अगली लड़ाई में चाचा मेरे मैजिक हार्ट को भेद नहीं पाए।
स्थिति को गलत पाते हुए चाचा ने लड़ाई को जल्दी खत्म करने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने हमला करने के लिए मैजिक का उपयोग किया। हालांकि चाचा के जोरदार हमले के सामने मुझे काफी कठिनाई हुई, लेकिन फिर भी मैंने धीरे धीरे बताया कि क्यों आज के लोग मैजिक हार्ट का उपयोग नहीं करते। क्योंकि 400 साल पहले के नाइट्स ने एक गंभीर गलती की थी, वह यह कि वे बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए थे। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई दुश्मन नहीं छोड़ा। बाद के लोगों की नजर में वे तथाकथित दुष्ट ड्रैगन और दिग्गज अवास्तविक और बेतुकी कहानियों की तरह लगने लगे। हालांकि अब कुछ गिने चुने लोग जिनके पास मैजिक हार्ट है, वे अभी भी 5 तत्व बना सकते हैं, लेकिन अक्सर वे केवल 100 सैनिकों को हरा पाते हैं। यह मिथकों और नायकों की उपलब्धियों तक नहीं पहुंचता, लेकिन उनसे अलग। पिछले जन्म में एक दिव्य तलवार होने के नाते मैंने अनगिनत युगों को पार किया और अनगिनत शक्तिशाली दुश्मनों को मारा, और उनकी मूल शक्ति न केवल तलवार के भीतर जबरन सील की गई, बल्कि उन्हें हराने से प्राप्त उपलब्धियां मिलकर एक रूह को कपा देने वाला मार्शल आर्ट्स स्तोत्र बना सकती हैं। जैसे ही मैंने ड्रैगन स्लेयर स्तोत्र का उपयोग किया, मेरे चारों ओर एक हिंसक अंधेरी जादुई शक्ति फैल गई। हालांकि मेरी वर्तमान शारीरिक क्षमता के साथ मैं केवल ड्रैगन स्लेयर स्तोत्र की 1/16 ताकत दिखा सका, लेकिन टक्कर के एक पल में ही चाचा को एहसास हो गया कि कुछ गलत है। उन्होंने हैरानी से पाया कि उनका मैजिक वास्तव में दूसरे द्वारा निगला जा रहा था। तभी एक हिंसक शक्ति आई और मैं सीधे दूर जा गिरा। तुमने नहीं कहा था कि केवल एक रिंग का मैजिक इस्तेमाल करोगे? यह ताकत वैसी नहीं लग रही है। यह सुनकर चाचा को थोड़ी शर्मिंदगी हुई, क्योंकि अभी घातक खतरे को महसूस करने के बाद उन्होंने सहज रूप से 4 रिंग्स की पूरी मैजिक शक्ति का उपयोग किया था। लेकिन इसके बावजूद वह हार गए, यहां तक कि उनकी तलवार 2 टुकड़ों में कट गई। हालांकि इस बार जबरन ड्रैगन स्लेयर स्तोत्र का उपयोग करने से मेरे शरीर पर काफी बुरा असर पड़ा, लेकिन इससे मेरी शारीरिक क्षमता काफी बढ़ गई। खासकर मुकाबला करने वाले स्पैरिंग स्तोत्र की शक्ति काफी बढ़ गई। यह वह स्तोत्र है जो वर्तमान में खुद पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता। मार्शल आर्ट्स स्तोत्र। तभी मुझे होश में आते देख डेमेशिया ने आंखों में आंसू भरकर कहा। प्रिंस के बेहोश होने के बाद वहां का माहौल अचानक अस्त व्यस्त हो गया। रानी ने काउंट को कई घंटों तक डांटा और वह मानने को तैयार नहीं थी। जब मैं चाचा की हार के कारण खुश हो रहा था, तब डेमेशिया ने मुझे बताया कि चाचा ने जाते समय आदेश दिया था कि वह मेरे जागने का इंतजार करे, तुरंत सूचित करें। लेकिन मैंने कहा कि मुझे और आराम करने की जरूरत है, इसलिए अभी उसे सूचित न करें। क्योंकि मैंने पाया कि अब मेरी सबसे बड़ी दुविधा यह है कि वास्तविकता और अतीत की यादें आपस में मिल गई हैं। अगर किसी पल में वास्तविकता की सीमा पूरी तरह ढह गई, तो मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। उम्मीद नहीं थी कि बड़ी मुश्किल से इंसान बनने के बाद अतीत की गहरी यादों में फंस जाऊंगा। फिर मैंने डेमेशिया को उसके पूर्वजों की उपलब्धियों के बारे में बताया। कहा कि अगर वह पूरी निष्ठा से साधना करेगा, तो वह पूर्वजों के मार्शल सोल गीत को विरासत में पा सकेगा। आखिरकार डेमेशिया के कसाई और युद्ध प्रेमी, ये 2 गुण बिल्कुल उस पागल औरत की तरह हैं। बिल्कुल वैसे ही। फिर मैंने उससे पूछा कि ताकतवर बनने के बाद वह क्या करना चाहता है। यह सुनकर डेमेशिया उत्तेजना में हकलाने लगा। कुछ देर बाद उसने दृढ़ता से कहा, मैं राजकुमार की तलवार बनना चाहता हूं। अब से मैं राजकुमार के लिए जीऊंगा। तभी उसके शरीर से एक अदृश्य जादू की शक्ति उभरती हुई दिखी। फिर धीरे धीरे वह मेरे जादू के हृदय में समा गई। दरअसल उसकी वफादारी से आज्ञाकारिता पैदा हुई। स्तुति। अब वह जितनी अधिक उपलब्धि हासिल करेगा, मेरी 5 आत्माओं की शक्ति उतनी ही अधिक मजबूत होती जाएगी। जब मैं बोर हो रहा था, तभी देखा कि मामा राजमहल आए हैं।
लेकिन मुझे जिसकी उम्मीद नहीं थी, वह जो पहले बहुत कठोर और अहंकारी थे, उन्होंने मुझसे माफी मांगी। यह सुनकर मुझे थोड़ी घबराहट हुई, क्योंकि इन दिनों मैं आराम कर रहा था। इसलिए नहीं कि उनके साथ लड़ाई में मैं घायल हो गया था, बल्कि इसलिए कि यह शरीर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था मेरे मैजिक ड्रैगन की मूल शक्ति को। और पहले मैंने माता से सुना था कि इस बात की वजह से मामा का पद भी प्रभावित हुआ था। हमने लड़ाई से पहले तय किया था कि हारने वाला बिना किसी शर्त के दूसरी इच्छा पूरी करेगा, चाहे आप मेरा हाथ या आंख ही क्यों न मांग लें, मैं वह आपको दे दूंगा। मामा की हालत देखकर मुझे लगा कि यह ठीक नहीं है। उम्मीद नहीं थी कि पिछली लड़ाई का उन पर इतना बड़ा असर हुआ होगा। ऐसे ही रहा तो वह शायद मानसिक अवसाद में चले जाएंगे। इसलिए मैंने कोई बहुत बड़ी मांग करने का फैसला नहीं किया। बस उनसे कहा कि वे मुझे बाहर घुमाने ले जाएं, क्योंकि जब से मैं इंसान बना हूं, मैंने अभी तक शाही शहर नहीं छोड़ा है। लेकिन इसके बारे में अनजान मामा ने कहा कि उन्होंने पहले ही राजा को सुझाव दिया है कि मेरी नजरबंदी खत्म कर दी जाए। मैंने जो कहा वह पास की जगह पर घूमना नहीं था, बल्कि दूर की जगहों पर जाना था। यह सुनकर मामा थोड़े असमंजस में पड़ गए, क्योंकि राज्य के उत्तराधिकारी को साथ लेकर घूमना बहुत परेशानी वाला काम है। आखिरकार वह मान गए। यात्रा का कार्यक्रम तय करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। समय तय होने के बाद मैं आपसे संपर्क करूंगा। मामा के जाने के बाद मैंने देखा कि शूरवीर मुझे एक अजीब नजर से देख रहा था। मैं थोड़ा हैरान था। मुझे लगा कि राजकुमार, आप कुछ और ज्यादा अनुचित मांग करेंगे। आखिरकार अर्ल का वादा एक दुर्लभ अवसर था। मुझे बस ऐसा लगा कि वह जिद्दी बूढ़ा थोड़ा बेचारा है, उसे और चोट पहुंचाने का मन नहीं था। मेरी बात सुनकर कार्ल जोर जोर से हंसने लगा। राजकुमार, इस दौरान आप वास्तव में बहुत बदल गए हैं। तभी डेमेशिया एक पत्र लेकर पास आया। ध्यान से देखने पर पता चला कि यह आयरन लायन फ्लावर 2 वेन का पत्र था। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि हाल ही में उनकी साधना सफल रही है और वह जल्द ही मेरे पास आ सकेंगे। 1 हफ्ते बाद मामा मुझे लेकर शानो शौकत के साथ निकले। पहली बार इंसान के रूप में बाहर निकलते हुए मैंने खुशी खुशी मामा से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। पता चला कि हमारी मंजिल एलेन शहर है। वह जगह शाही परिवार का सबसे बड़ा हथियार उत्पादन केंद्र है। वहां न केवल खनिजों का प्रचुर उत्पादन होता है, बल्कि वहां बड़ी संख्या में कुशल कारीगर भी हैं। शाही हथियारों में से आधे से अधिक एलेन शहर से आते हैं। अब मेरी साधना काफी बढ़ गई है, इसलिए अब समय है कि मैं अपने लिए एक तलवार ढूंढूं। शुरू में मेरा इरादा शाही खजाने से एक तलवार चुनने का था, लेकिन पुनर्जन्म से पहले इस राजकुमार की छवि बहुत खराब थी, जिस वजह से राजा ने खबर मिलने के बाद मुझे हथियारों को छूने से सख्ती से मना कर दिया। इसके बाद हमारी योजना यह है कि 3 दिन लगाकर एलेन शहर पहुंचें, फिर आयरन स्टोन कैसल देखने जाएं और 2 दिन बाद लौट आएं। हालांकि मुझे इन दोनों जगहों में काफी दिलचस्पी थी, लेकिन लंबा रास्ता मुझे बहुत उबाऊ लग रहा था। इसलिए समय बिताने के लिए मुझे जादू के हृदय की साधना का सहारा लेना पड़ा, समय काटने के लिए। लेकिन जब मैंने बाहरी जादू को अवशोषित किया, तो मैं यह देखकर हैरान रह गया कि मेरा जादू का हृदय पहले से कहीं अधिक बड़ा हो गया था। दरअसल पहले जबरदस्ती मैजिक ड्रैगन की मूल शक्ति का उपयोग करने से मैं इंसानी सीमाओं से आगे निकल गया था, और जादू के हृदय के बढ़ने के कारण मेरे शारीरिक गठन में भी जमीन आसमान का अंतर आ गया था। अब मैं अपने पिछले जीवन की अधिक शक्ति को समाहित कर सकता हूं। इसके अलावा मेरी तीसरी आंख और तीसरा कान पूरी तरह से सक्रिय हो गए थे। अब मैं अपने आसपास की हर छोटी बड़ी हलचल को बारीकी से महसूस कर सकता हूं। कुछ समय बाद हम सफलतापूर्वक एलेन शहर पहुंच गए।
एलेन परिवार के महल में कदम रखते ही मैं आसपास की तलवारों की ओर आकर्षित हो गया। हालांकि कमरे में तरह तरह के शानदार हथियार सजे हुए थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से केवल सजावट के सामान थे। वे युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं थे। मैंने सुना है कि ब्लैकस्मिथ गिल्ड आपके इलाके में ही है। मैं वहां देखना चाहता हूं। रास्ते में एलेन ने मुझे सावधानी से समझाया कि लोहार ज्यादातर जिद्दी होते हैं और उनका स्वभाव आग की तरह उग्र होता है। एलेन वास्तव में काफी डर गया था, क्योंकि मैं यह अय्याश राजकुमार अपने बुरे स्वभाव के लिए मशहूर था, और वे लोहार भी सभी बहुत गुस्से वाले थे। अगर राजकुमार नाराज हो गए तो शायद उसका लॉर्ड का पद चला जाएगा। जल्द ही हम ब्लैकस्मिथ गिल्ड पहुंच गए। वहां कदम रखते ही मैंने महसूस किया कि एक गर्म लहर मेरी ओर आ रही है। लेकिन जिस चीज ने मुझे वास्तव में चौंकाया वह यहां का वातावरण नहीं था, बल्कि वह बूढ़ा लोहार था जो पागलों की तरह उस तेज तलवार को गढ़ रहा था, क्योंकि वह मेरे पिछले जीवन का शरीर था। अब उस बूढ़े लोहार की गढ़ाई के नीचे समय के साथ घिस चुकी तलवार की धार धीरे धीरे चमकने लगी। यह दृश्य देखकर मैं वहीं सुन्न खड़ा रह गया। मेरा इरादा तो बस यूं ही एक तलवार चुनने का था, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि मेरा सामना अपने पिछले जीवन के अस्तित्व से होगा। तभी डेमेशिया ने रुमाल से मेरे चेहरे का पसीना पोंछा। राजकुमार, क्या आप ठीक हैं? आप काफी देर से एक ही जगह खड़े होकर देख रहे हैं। इससे पहले कि मैं जवाब देता, एक रईस व्यक्ति अन्य कारीगरों को लेकर सामने आया। हम जैसे तुच्छ लोग पहले राजकुमार के प्रति अपना सर्वोच्च सम्मान व्यक्त करते हैं। यह देखकर पास खड़े एलेन ने मुझे उस व्यक्ति की पहचान बताई। इस व्यक्ति का नाम जैक है। वह ब्लैकस्मिथ गिल्ड का प्रमुख है। यह सुनने के बाद मैंने फिर से अपनी नजरें अब इस मैजिक स्वॉर्ड की ओर घुमाई, लेकिन पास खड़े जैक ने चापलूसी करने के लिए जानबूझकर उस बूढ़े लोहार पर चिल्लाया और कहा, अरे ओ मूर्ख, क्या तुम्हें नहीं पता कि राजकुमार आए हैं? अभी रुककर राजकुमार को प्रणाम नहीं किया। यह सुनकर मैंने तुरंत जैक का मुंह बंद कर दिया और उससे कहा कि अगर वह मरना नहीं चाहता तो उस लोहार को परेशान करना बंद करे, क्योंकि अब इस मैजिक स्वॉर्ड को फिर से गढ़ने का यह सबसे महत्वपूर्ण समय था। जरा सी चूक सब कुछ बर्बाद कर सकती थी। तभी मैंने देखा कि पास खड़े अन्य लोहार काफी असमंजस में लग रहे थे और पास की गढ़ाई मेज पर कुछ अधूरे हथियार रखे थे। यह साफ था कि काम के दौरान उन्हें जैक ने जबरदस्ती यहां खींच लाया था। इसलिए मैंने उन्हें याद दिलाया कि अगर वे चाहते हैं कि भट्टी की आग बुझ जाए तो यहीं खड़े रहें। यह सुनकर सभी लोहार तुरंत अपने काम पर लौट गए। फिर मुझे एलेन से पता चला कि पिछले 6 महीनों से वह बूढ़ा लोहार लगातार तलवार को गढ़ने और पिघलाने की प्रक्रिया को दोहरा रहा था। यह सुनकर मुझे संदेह हुआ और मैंने पूछा, क्या इसलिए कि गढ़ी हुई तलवार असफल हो गई थी, इसलिए उसे पिघलाकर फिर से बनाया गया? इस पर एलेन ने कहा कि शायद यह कारण नहीं था, क्योंकि वह बूढ़ा लोहार राज्य का एकमात्र जीवित मास्टर शिल्पकार था। अब तक उसने जिन हथियारों को गढ़ा है, मेरी नजर में वे सब त्रुटिहीन थे, और इस तलवार को गढ़ने के लिए पिछले 1 महीने से उसने लगभग आराम ही नहीं किया था। अगले कुछ दिनों तक मैं उस बूढ़े लोहार को देखता रहा, जबकि वह पूरी तरह से बेपरवाह था और अपने काम को दोहराता रहा। अंत में मैंने एक आह भरी। मैं सोच रहा था कि जाने से पहले मैं उसे इसे पूरा करते हुए देख सकूं। अब शायद बहुत देर हो चुकी है। लेकिन अगले दिन जब मैं जाने की तैयारी कर रहा था, तब मैंने एलन को उत्तेजित होकर रिपोर्ट करते हुए देखा कि बूढ़े लोहार ने आखिरकार उस तलवार को सफलतापूर्वक गढ़ लिया है। तब तक जब मैं जल्दी से लोहार संघ पहुंचा तो मैंने देखा कि बूढ़ा लोहार सूर्यास्त की रोशनी में खड़ा था, अपनी उत्कृष्ट कृति की प्रशंसा कर रहा था। फिर मैंने देखा कि उसने दोनों हाथों से तलवार भेंट की
और जिस क्षण मैंने अपने पिछले जीवन के शरीर को अपने हाथों में थामा, एक पुरानी परिचित भावना तुरंत मुझ पर छा गई। फिर मैंने तलवार को देखा और बूढ़े लोहार से कहा, क्योंकि आप इसके निर्माता हैं, इसलिए आप ही इसे एक नाम दें। इसे गोधूली की तलवार कहना कैसा रहेगा? मेरे लिए यह अभी शाम का समय है, लेकिन राजकुमार के लिए यह आशाओं से भरी एक भोर है। यह सुनकर मैं संतुष्ट होकर जोर से हंस पड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक लोहार होने के नाते आप इतने वाकपटु होंगे। लेकिन अगले ही पल मैंने देखा कि लोहार बेदम होकर जमीन पर गिर गया, जैसे उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी हो। सामने मौजूद लोहार को देखकर मैंने शूरवीरों को आदेश दिया और अपने चाचा को बताया कि प्रस्थान एक दिन के लिए टाल दिया जाए। मैं आज रात यहीं रुकना चाहता हूं। उस रात मैं बूढ़े लोहार के बिस्तर के पास रहा, उसकी टूटती हुई आवाज में सुना। टूटी तलवार का अनुभव। पहले गोधूली की तलवार बनाते समय मैं इसे वास्तव में आकार देने में असमर्थ था, जब तक कि उस दिन राजकुमार मेरे पीछे नहीं खड़े हुए। यह तलवार जैसे भाग्य के मार्गदर्शन से आकार ले ली। मैं झुका और बूढ़े लोहार को अपनी असली पहचान बताई। उसके चेहरे के भाव तुरंत बेहद हैरान हो गए, लेकिन जल्द ही वह शांत हो गया और धीरे धीरे बड़बड़ाने लगा। तभी ऐसा हुआ, फिर मैंने देखा कि उसने कांपते हुए अपना हाथ उठाया। राजकुमार, कृपया मुझे गोधूली की तलवार को एक बार फिर पकड़ने दें। यह सुनकर मैंने तुरंत तलवार उसके हाथों में रख दी। बूढ़े लोहार ने अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करते हुए कहा, कामना है कि यह तलवार आपकी तरह महान बने। अगले दिन एलन अपने परिवार की संजोई हुई जादुई तलवार लेकर मेरे सामने आया। स्पष्ट रूप से उसने गोधूली की तलवार का मूल्य पहचान लिया था और इसे इसके बदले वापस लेना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वह बोलता, मैंने कहा, वह बूढ़ा लोहार जिसने अपना दिल लगाकर गोधूली की तलवार बनाई, वह पहले से ही एक दुर्लभ उपहार है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक और जादुई तलवार देना चाहेंगे। मैंने आप में देखा है शाही परिवार के प्रति एलन परिवार की वफादारी। यह सुनकर एलन का मन किया कि वह अपने चेहरे पर 2 थप्पड़ मार ले। मास्टर, लोहार की तलवार तो वापस नहीं मिली, बल्कि परिवार की संजोई हुई कीमती तलवार भी देनी पड़ी। एलन के किले से निकलने के बाद चाचा ने सभी शूरवीरों को अपनी गति बढ़ाने के लिए कहा। यह देखकर मैं थोड़ा उलझन में पड़ गया। क्या चाचा को कोई जरूरी काम है? ध्यान से सोचने पर शहर में आपका कोई अतापता नहीं था। सम्राट ने मुझे एक अलग कार्य सौंपा है। हमारी योजना है कि आज रात लौह सिंह किले पहुंचना है, इसलिए आप गाड़ी में मत बैठिए। घोड़े पर सवारी करना बहुत तेज होगा। और मैंने बताया कि मुझे घुड़सवारी बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि मैं मूल रूप से एक तुच्छ व्यक्ति था। मैं घोड़े की सवारी कैसे कर सकता था? इसके बाद लौह सिंह किले की ओर जाने वाला रास्ता बाधाओं और खतरों से भरा था। बड़ी मुश्किल से दोगुने समय के बाद हम मंजिल पर पहुंचे। लौह सिंह परिवार के शूरवीरों को देखते ही उस क्षण मैंने महसूस किया कि मेरी ओर एक तीव्र हत्या की भावना आ रही है, क्योंकि मेरा शूरवीर अल्विन यहां की एक अप्राप्य सुंदरता है। इसलिए ये शूरवीर ऐसी ईर्ष्या और जलन भरी नजरों से मुझे घूर रहे थे। फिर मैंने देखा कि अल्विन मेरे सामने आया और एक घुटना टेककर अभिवादन किया। मैं दिन गिन रहा था, सिर्फ राजकुमार से दोबारा मिलने के लिए। यह दृश्य देखकर अन्य शूरवीरों की आंखों में क्रोध और भी तीव्र हो गया। तभी मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे डेमेशिया की स्थिति ठीक नहीं है। यह व्यक्ति और उसके पूर्वज एक जैसे हैं, जिनमें एक कसाई और युद्धोन्मादी की 2 पागलपन भरी विशेषताएं हैं, और मेरे प्रति उसकी एक रोगग्रस्त वफादारी है। इन शूरवीरों का मेरे प्रति व्यवहार स्पष्ट रूप से डेमेशिया को क्रोधित कर गया। सौभाग्य से मेरी चेतावनी पर वह वापस सामान्य हो गया। इसके बाद मैंने उन शूरवीरों की ओर देखा
और उन्हें अभ्यास मैदान में चलने के लिए आमंत्रित किया, थोड़ा मुकाबला करने के लिए। यह ठीक है कि मैं उन पर परीक्षण करूं। अभी मिली गोधूली की तलवार का। सुना है कि लौह सिंह शूरवीरों की तलवारबाजी राज्य में सबसे मजबूत मानी जाती है। आप में से कौन मुझे लौह सिंह की तलवार दिखाएगा? लेकिन मेरी बात सुनकर वे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और जवाब देने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार मेरी पहचान राज्य के पहले उत्तराधिकारी की है। अगर कोई गलती हो गई तो वे पूरा लौह सिंह शूरवीर दल जिम्मेदार होगा। उनकी हिचकिचाहट को देखते हुए मैंने कहा, मैं शाही परिवार के सम्मान की गारंटी देता हूं कि मैं किसी को भी इस मुकाबले के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। क्या इसके बाद भी कोई चुनौती स्वीकार नहीं करेगा? लगता है कि सभ्य राज्य के लौह सिंह केवल दिखावा कर रहे थे। जल्द ही मेरी बातों से क्रोधित होकर उनमें से एक आगे आया। मैं डांटे परिवार का कोड़ा हूं, राजकुमार की तलवारबाजी सीखने आया हूं। फिर वह आक्रामक होकर तेजी से मेरी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही दोनों ने जादुई शक्ति का उपयोग किया और टकराव हुआ, वह सीधे मेरी एक तलवार से उड़कर दूर जा गिरा। आसपास के शूरवीरों ने यह देखा और उनके माथे पर ठंडा पसीना आ गया, क्योंकि कोड़ा उनके बीच काफी मजबूत माना जाता था। सोचा नहीं था कि वह एक बार भी नहीं झेल पाएगा। इसके बाद एक एक करके चुनौती देने वाले शूरवीरों को मैंने एक एक करके हरा दिया, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि वे शक्तिशाली औपचारिक शूरवीर अभी तक आगे नहीं आए थे। इसलिए उन्हें उकसाने के लिए मैंने जानबूझकर अल्विन से कहा, जब मैं शाही शहर वापस जाऊंगा तो तुम मेरे साथ चलोगे? यह सुनकर अल्विन तुरंत खुशी खुशी मान गया। मेरी इस चुनौती ने जल्द ही एक चांदी के बालों वाले शूरवीर को बाहर आने पर मजबूर किया। सुना है कि राजकुमार को दांव लगाना पसंद है। अगर मैं राजकुमार को हरा सका तो। ऐसा कहते हुए उसने अपनी नजरें मेरे पीछे खड़े अल्विन पर टिका दी। मैं तुम्हारा प्रस्ताव ठुकराता हूं। अल्विन, मेरे लिए कोई ऐसा इनाम नहीं है जिसे आसानी से दिया जा सके। अगर तुम वास्तव में इसे चाहते हो तो मुझे हराना होगा, तब यह तलवार तुम्हारी होगी। यह देखकर शूरवीर बेहद हैरान रह गया, क्योंकि वह एक जादुई तलवार थी जो केवल बहुत कम तलवारबाजी के उस्तादों के पास होती है। यह देख अल्विन तुरंत राजकुमार को समझाने के लिए आगे बढ़ा। यह तलवार बहुत कीमती है। इस पर मैंने कहा, अल्विन स्वयं इस तलवार से 1000 गुना ज्यादा कीमती है। और इस समय दूसरी ओर का शूरवीर जैसे उस जादुई तलवार को पहले से ही अपनी मुट्ठी में मान चुका था। मैं राजकुमार को सावधान रहने की सलाह देता हूं, क्योंकि मैं न केवल लौह सिंह शूरवीर दल का औपचारिक शूरवीर हूं, बल्कि जल्द ही 3 रिंग मैजिक चेन में पहुंचने वाला हूं। इस पर मैंने तिरस्कार से कहा कि इतना सब बोलने के बाद भी क्या तुम अभी भी 2 रिंग मैजिक चेन ही नहीं हो? यह तलवार मास्टर शिल्पकार द्वारा बनाई गई 17वीं तलवार है। अगर मैं हार गया तो यह राजकुमार की होगी। यह सुनकर कि वह तलवार उसी बूढ़े लोहार ने बनाई थी, मैंने भी गोधूली की तलवार निकाली। संयोग से मेरी यह तलवार भी उसी मास्टर शिल्पकार द्वारा बनाई गई है। इस पर शूरवीर ने संदेह से कहा, मैंने नहीं सुना कि मास्टर लोहार ने यह तलवार बनाई है। यह कुछ दिन पहले उनके द्वारा बनाई गई अंतिम कृति है। यकीनन जल्द ही आप इसकी खबर सुनेंगे। अब शूरवीर को संदेह नहीं रहा। मैजिक चेन का उपयोग कर युद्ध की तैयारी की। मैं महसूस कर सकता हूं कि राजकुमार ने गलत रास्ता चुना है। उन्होंने मैजिक हार्ट को केंद्रित करने का वह प्राचीन रास्ता चुन लिया है। फिर मैंने अपने पीछे मैजिक हार्ट केंद्रित करने वाले डेमेशिया को याद दिलाया। ध्यान से देखो, यह मैजिक हार्ट की असली शक्ति है। और दूसरी ओर अर्ल आयरन लायन मेरे चाचा पर आरोप लगा रहे थे। अगर पहले उत्तरी क्षेत्र के कमांडर के रूप में आपने प्रथम राजकुमार का थोड़ा समर्थन किया होता तो उनकी वर्तमान स्थिति इतनी अकेली नहीं होती। अब
आप फिर से मुझसे प्रथम राजकुमार का समर्थन करने के लिए कह रहे हैं। क्या यह बहुत देर नहीं हो गई है? यह सुनकर चाचा ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि वे गहरी सोच में डूब गए। उनकी नजर में मैं पहले पूरी तरह से एक कमीना था। उस समय उन्होंने केवल एक बड़े के तौर पर मुझे फटकारा था और मैंने उन पर तलवार चला दी थी। यहां तक कि बाद में एक जहरीली शराब भेजी और झूठ बोला कि यह माफी का उपहार है। उस समय पूरी जहरीली शराब पीने के बाद उन्होंने इस भतीजे से पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन इस दौरान उन्होंने पाया कि वह कमीना वास्तव में बदल गया है। धत तेरे की, अब वह अतीत से पूरी तरह अलग है। इसलिए चाचा ने अर्ल आयरन लायन से गंभीरता से अनुरोध किया कि वे प्रथम राजकुमार को एक मौका दें। मुझे वास्तव में समझ नहीं आ रहा है कि आप बदल गए हैं या राजकुमार बदल गए हैं। तभी एक अधीनस्थ अचानक अंदर आया और कहा कि प्रथम राजकुमार और आयरन लायन नाइट्स के बीच लड़ाई छिड़ गई है। वहां जाते समय अर्ल आयरन लायन ने सांत्वना देते हुए कहा, हमारे आयरन लायन नाइट्स बहुत अनुशासित हैं। भले ही यह एक मुकाबला हो, राजकुमार को कोई चोट नहीं पहुंचेगी। लेकिन चाचा ने कहा, अब राजकुमार की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि आपके नाइट्स को चोट तो नहीं लगी। इससे पहले कि अर्ल आयरन लायन समझ पाते कि इस बात का क्या मतलब है, अचानक उन्होंने देखा एक आकृति उनके सामने आ गिरी। ध्यान से देखने पर वह आयरन लायन नाइट्स का एक कुलीन नाइट था और आसपास के नाइट्स खुशी से चिल्ला रहे थे, शानदार राजकुमार फिर से जीत गए। यह देखकर चाचा ने गर्व से कहा, मैंने कहा था ना, जिन्हें चोट लगने की चिंता होनी चाहिए वे आपके नाइट्स हैं। कई लड़ाइयों ने मुझे पुराने दिनों की याद दिला दी, पिछले जीवन का वह एहसास। फिर मैंने हाइपर फोकस नामक विशेषता को सक्रिय किया। अब मैं महसूस कर रहा हूं कि आसपास की हर चीज मेरे सामने के दुश्मन के अलावा बहुत शांत हो गई है। काफी समय बाद आयरन लायन नाइट्स के सभी लोग मेरे द्वारा जमीन पर गिरा दिए गए। उनके प्रति मेरा व्यवहार, जो शुरू में शत्रुतापूर्ण था, अब प्रशंसा में बदल गया था। इस प्रक्रिया में मेरा मार्शल आर्ट्स स्पैरिंग सॉन्ग बढ़कर ड्यूलिंग विक्ट्री सॉन्ग हो गया। जल्द ही हमने आयरन लायन कैसल छोड़ दिया और शाही शहर लौटने की तैयारी की। जाने से पहले मैंने विशेष रूप से अर्ल को निर्देश दिया कि वह आज की बातों को गुप्त रखे, क्योंकि तीसरा राजकुमार जो हमेशा मुझसे नफरत करता था अभी भी सोचता है कि मैं वही पुराना बेकार इंसान हूं। यह उसके साथ अगली लड़ाई में मजाक करने का अच्छा मौका है। वापस लौटते समय मैं मैजिक चेन और मैजिक हार्ट की शक्ति के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मैंने पाया कि आयरन लायन नाइट्स के अधिकांश लोगों के पास केवल यह ग्रेड से कम तलवारबाजी की प्रतिभा थी। इस स्तर के साथ अतीत में वे मुश्किल से मध्यम स्तर के तलवारबाज बन पाते, लेकिन अब वे इतनी कम उम्र में पहले से ही उच्च स्तर के तलवारबाज की शक्ति रखते हैं। स्पष्ट है कि इस युग की मैजिक चेन ने आम लोगों के स्तर को काफी बढ़ा दिया है, लेकिन इसी वजह से इसने ऊपरी सीमा को सीमित कर दिया है। चाचा जैसे विशेषज्ञों के लिए अतीत में मैजिक हार्ट बनाने से वे नायक बनने का अवसर पाते। तभी मैंने देखा कि चाचा मेरे पास आए। वे स्पष्ट रूप से मेरे आयरन लायन कैसल में प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थे। आमतौर पर कठोर रहने वाले चाचा को इस तरह देखकर मुझे संदेह हुआ कि क्या मैं किसी भ्रम में हूं। फिर चाचा ने गंभीरता से कहा, मैं बारोहार्ड राज्य के अर्ल और उत्तरी क्षेत्र के कमांडर के रूप में यहां प्रथम राजकुमार के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करता हूं। यह सुनकर मैं इतना हैरान था कि बोल नहीं पाया। बड़ी मुश्किल से मैं बेकार से इंसान बना था और अभी जीवन का आनंद भी नहीं ले पाया था। लेकिन चाचा का मतलब मुझे सिंहासन पर बैठाना लगता है, और चाचा की सार्वजनिक निष्ठा ने काफी हलचल मचा दी। उनके अधीन नाइट्स की संख्या भी तुरंत बढ़ गई।
मैं अनजाने में ही शाही सत्ता के संघर्ष के केंद्र में आ गया। तभी तीसरा राजकुमार गुस्से में मेरे पास आया। तुम पहले मूर्ख होने का नाटक बहुत अच्छे से करते थे। इस समय तुम्हारा वजन कम होना तो ठीक था, लेकिन अब उत्तरी क्षेत्र के शक्तिशाली अर्ल ने भी निष्ठा की घोषणा कर दी है। तीसरे राजकुमार के इस बेबस गुस्से को देखकर मुझे एहसास हुआ कि चाचा का सार्वजनिक रूप से साथ देना पूरी तरह बेकार नहीं था। जल्द ही शाही महल का भोज शुरू हुआ। वहां उपस्थित सभी लोग राज्य के शक्तिशाली और प्रभावशाली महान कुलीन थे, और कुलीनों ने यह देखकर मुझे घेर लिया और चापलूसी करने लगे, यह कहते हुए कि मेरा वर्तमान व्यक्तित्व प्रथम राजकुमार की उपाधि के योग्य है। लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया और सोचा कि ये तथाकथित कुलीन महज एक मजाक हैं, क्योंकि मैंने महसूस किया कि उन सभी के पास दुर्भावनापूर्ण गुण थे। यह दूसरों की मेहनत चुराने और जीवन को कुचलने वाले दुष्ट लोगों का गुण है। जब मैंने सोचा कि उनमें ऐसे घिनौने गुण हैं, तो मुझे मतली महसूस हुई। सौभाग्य से सभी कुलीन ऐसे नहीं थे। मैंने देखा कि कोने में एक परिचित आकृति थी, और वह था जिसके साथ मैंने तलवारबाजी का मुकाबला किया था। ताई उसकी प्रतिभा ठीक थी, और उसके पास एक दुर्लभ नाइट गुण था। वह उन बहुत कम लोगों में से एक था जो कुलीन सत्ता के भ्रष्टाचार से अछूते थे। इसलिए मैंने तुरंत तय किया कि भविष्य में इस व्यक्ति को प्रशिक्षित करूंगा, ताकि वह इस राज्य का एक मजबूत स्तंभ बन सके। तभी गार्ड नाइट ने जोर से चिल्लाकर कहा, ब्राउन साम्राज्य के दूत मार्क्विस डी मोंपेलियर पधार रहे हैं। इस साम्राज्य का नाम सुनकर मैं दंग रह गया, और जब मैं सोच में डूबा था, मार्क्विस मेरे पास आ गया। आदरणीय राजकुमार, हम वास्तव में लंबे समय बाद मिले हैं। उसे देखकर मेरी आंखों में नफरत भर गई, क्योंकि पुनर्जन्म से पहले मैंने राज्य की स्थापना करने वाले अपने प्रिय मित्र के साथ लंबे समय तक ब्राउन साम्राज्य के आक्रमण का विरोध किया था, और उन्होंने इस राज्य को कभी न मिटने वाले दर्द और घाव दिए थे। अनजाने में ही मेरी मारने की इच्छा तेजी से बढ़ी, और मैं खुद को रोकने में असमर्थ था। तभी अचानक एक कुलीन मेरे सामने गिर गया, और उसके गिलास की रेड वाइन बिल्कुल मुझ पर गिर गई। उसे देखकर वह तुरंत माफी मांगने आगे बढ़ा, लेकिन करीब आने पर उसने धीरे से कहा, राजकुमार, आपकी स्थिति सही नहीं है। वह व्यक्ति आखिर ब्राउन साम्राज्य का दूत है। कृपया शांत रहें। यह सुनकर मैंने हमला करने का विचार फिलहाल छोड़ दिया। आखिरकार वर्तमान राज्य की कुल शक्ति अभी भी ब्राउन साम्राज्य से कम थी। बिना सोचे समझे युद्ध केवल हताहत बढ़ाएगा, और मार्क्विस और अन्य कुलीनों ने मुझे गुस्से में देखा और सोचा कि उस लापरवाह कुलीन की रेड वाइन ने मुझे क्रोधित कर दिया है। वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण था कि किसी की हिम्मत आवाज निकालने की नहीं हुई, जब तक मैं धीरे से उठकर वहां से नहीं चला गया। मैं पहले कपड़े बदल लेता हूं। आप लोग इसकी चिंता न करें और भोज जारी रखें। तभी नाइट कार्ल ने तौलिया आगे बढ़ाया। मैंने मौका पाकर पूछा कि वह बूढ़ा कुलीन कौन था। कार्ल से पता चला कि वह मार्क्विस फील्ड थे। ऐसा लगता है कि राज्य के सभी कुलीन इतने भ्रष्ट नहीं हैं। उनकी मदद की वजह से मेरा दिमाग शांत हो पाया। मेरे जाने के बाद चाचा जल्द ही मेरे पास आए। मार्क्विस फील्ड ने कहा, तुम्हारी स्थिति बहुत अजीब लग रही है, जैसे तुम किसी भी समय मुसीबत खड़ी कर सकते हो। शुरू में मुझे लगा कि वह बकवास कर रहे हैं, लेकिन अब तुम्हें देखकर लगता है कि ऐसा ही है। चाचा की बात सुनकर मैंने कहा कि मैं वास्तव में यह नहीं समझ पा रहा हूं कि दुश्मन ब्राउन साम्राज्य का दूत इतनी शान से राज्य के केंद्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कैसे कर सकता है, और वे कुलीन लोग उसके सामने इतने झुककर सम्मान और ईमानदारी दिखा रहे हैं। यहां तक कि
उन्होंने शाही परिवार के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। कब से राज्य ऐसा बन गया है जैसा वह अब है? मेरी शिकायतों और सवालों को सुनकर मामा ने बहुत लाचारी दिखाई। शुरुआत में राज्य बहुत दृढ़ था। साम्राज्य के आक्रमण का विरोध करते हुए अनगिनत रईसों और शूरवीरों ने आगे बढ़कर उसका मुकाबला किया। लेकिन समय बीतने के साथ साम्राज्य की शक्ति लगातार बढ़ती गई। उनके बीच का अंतर भी बढ़ता चला गया। मामा की बात सुनकर मैं अचानक ठिठक गया। क्या यह इसलिए है क्योंकि हमने वह खो दिया जिसने हमें इस स्थिति में पहुंचा दिया? असल में राज्य पहले इसलिए सक्षम था विशाल साम्राज्य का मुकाबला करने के लिए क्योंकि इसका मूल कारण राज्य की स्थापना के बाद लगातार संचित नायकों की कहानियां और पौराणिक दुनिया थी। इन सब ने एक शक्तिशाली एकता और इच्छाशक्ति का निर्माण किया। लेकिन इस युग के लोग जादुई हृदय को त्याग चुके हैं। इसके बजाय वे कम बाधा वाली जादुई श्रृंखला का पीछा करते हैं। इसके परिणामस्वरूप वह शक्तिशाली इच्छाशक्ति भी बिखर गई। यह सोचकर मैंने कहा कि अब मैंने अपना विचार बदल लिया है। मामा ने थोड़े भ्रम के साथ पूछा कि मेरा क्या मतलब है? अब मैं राजा बनने जा रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे हाथों में यह राज्य कैसा बनेगा। यह सुनकर मामा थोड़ा हैरान रह गए क्योंकि कुछ समय पहले तक मैं बहुत विरोध दिखा रहा था। इसके बाद मैं और मामा फिर से दावत में वापस चले गए और मैंने तीव्रता से महसूस किया कि राज्य के वे रईस मेरे प्रति शाही उत्तराधिकारी के रूप में मेरा व्यवहार साम्राज्य के दूतों के प्रति सम्मान से भी कम था। उन्होंने बस औपचारिकता के लिए अभिवादन किया। पता नहीं क्यों मुझे अचानक अपने पिछले जन्म के पुराने दोस्त की याद आई, यानी वह व्यक्ति जो एक दूरदराज के गांव से उभरा था और फिर उसने एक राज्य की स्थापना की थी। हालांकि वह बहुत ईमानदार नहीं था, लेकिन जब भी कोई खतरा आता था वह हमेशा भीड़ के आगे खड़ा होता था। तभी मेरे शरीर से एक अजीब और असाधारण जादुई लहर निकली और यह राजा का गान इस्तेमाल करने का प्रभाव था। हालांकि विनाशकारी शक्ति से भरे ड्रैगन स्लेयर के गान की तुलना में यह केवल नायक स्तर का था, पौराणिक नहीं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई भी अन्य गान इस स्थिति के लिए अधिक उपयुक्त नहीं हो सकता था, क्योंकि यह एक शक्तिशाली एकता पैदा कर सकता था। इस प्रभाव के कारण रईसों की आंखों में हैरानी और सम्मान भर गया। फिर वे सभी एक साथ मेरे सामने फिर से झुके। जब मैं इस बात से खुश हो रहा था तभी मुझे अचानक एहसास हुआ कि पीछे से एक भयानक ऊर्जा की लहर आ रही है। और जब मैंने मुड़कर देखा तो पाया कि इस शक्ति का स्रोत लबादा पहने एक रहस्यमय महिला थी। मैंने देखा कि उसने धीरे धीरे अपना भेष उतारा और अपनी एल्फ विशेषताओं को प्रदर्शित किया। सच में उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों बाद भी अब भी कोई ऐसा है जो राजा का गान इस्तेमाल कर सकता है। और जब मैंने सामने वह जाना पहचाना चेहरा देखा तो मेरा रंग उड़ गया। सैकड़ों साल बीत गए, वह पागल औरत अभी भी जीवित है। और वह यहां कैसे आई? यह देखकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि अभी मैंने जो राजा का गान इस्तेमाल किया था वह उससे बहुत अच्छी तरह परिचित थी। अजीब है, क्या हम पहले मिले हैं? मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे अंदर एक जाना पहचाना एहसास है। यह सुनकर मैंने तुरंत सिर हिलाकर इनकार कर दिया। मैं तो पहली बार किसी एल्फ को देख रहा हूं। लेकिन ग्लेन ने बस शांति से मुझे देखा। थोड़ी देर बाद उसने अंदाजा लगा लिया कि मैं झूठ बोल रहा हूं। जब इंसान पहली बार एल्फ को देखता है तो उसकी केवल दो प्रतिक्रियाएं होती हैं। ज्यादातर लोग एल्फ की सुंदरता से आकर्षित हो जाते हैं और बहुत कम शक्तिशाली लोग हमारी पीछे की जादुई शक्ति के कारण घबराहट महसूस करते हैं। लेकिन राजकुमार, आप इन दोनों में से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। यह सुनकर मैंने तुरंत उसका हाथ रोका और कहा, मेरी पसंद थोड़ी अलग है।
तुम जैसी एल्फ मेरे बस की बात नहीं। यह सुनकर ग्लेन का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। जाहिर है कि वह मेरे जवाब से नाखुश थी। इसके बाद उसने फिर से अपना लंबा लबादा पहना और जाने के लिए तैयार हुई। मुझे लगा कि आखिरकार मैं बच गया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह पागल औरत अगले दिन मेरी पत्नी चुनने की रस्म में हो जाएगी। दरअसल जब से मैंने आर्विन और डेमेसिया को अपना विशेष नाइट बनाया था, राजमहल में हर तरफ अफवाहें फैल गई थीं कि मैं नाइट के बहाने अपनी हरम बना रहा हूं। इसलिए मेरी मां ने खास तौर पर मेरे लिए यह समारोह आयोजित किया। लेकिन ये उम्मीदवार एक से बढ़कर एक अजीब थे। इनमें न केवल चलने में असमर्थ छोटे बच्चे थे, बल्कि मुझसे भी ज्यादा ताकतवर दिखने वाली महिलाएं भी थीं। तभी ग्लेन एल्फ प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए आई। हम एल्फ यहां सुंदर रानी मार्गरेट को अपना सर्वोच्च सम्मान व्यक्त करते हैं। सुना है कि राजकुमार एक ऐसी महिला चुन रहे हैं जो राजकुमारी की गरिमा के योग्य हो। यह सुनकर मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह पागल औरत पता नहीं अब क्या चाल चल रही है। मैं एल्फ साम्राज्य की एक उच्च एल्फ हूं। इंसानों के नजरिए से देखा जाए तो यह एक प्रतिष्ठित कुलीन घराने के समान है। वास्तव में जब मैंने पहली बार राजकुमार को देखा था, तब मुझे लगा कि हमारी किस्मतें आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। यह सुनकर मैं बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि एल्फ कभी अपनी किस्मत के बारे में झूठ नहीं बोलते। क्या उसने जो अभी कहा वह सब सच था? और पास खड़ी मेरी मां भी ग्लेन के इस साहसी प्रेम प्रस्ताव से हैरान और खुश थीं। उनके नजरिए से यह एल्फ महिला वास्तव में मेरे बेटे के लिए सबसे अच्छी जीवनसाथी थी। सभी रईस भी फुसफुसाने लगे और चर्चा करने लगे कि क्या राज्य अब एल्फ साम्राज्य के साथ वैवाहिक संबंध बनाएगा। और स्थिति को बिगड़ते देख मैं तुरंत ऊंचे मंच से नीचे उतरा और ग्लेन के सामने पहुंचा और उसका हाथ पकड़ लिया। हमें अकेले में बात करने की जरूरत है। इसके बाद मैं उसे सीधे बाहर की ओर खींच ले गया, लेकिन मेरी इस हरकत ने रईसों के मन के संदेह को सच कर दिया। लगता है वास्तव में एल्फ साम्राज्य के साथ गठबंधन होने वाला है। और मैं ग्लेन को एक अलग कमरे में ले जाने के बाद सीधे उससे सवाल किया कि उसका असली मकसद क्या है। मैं केवल एल्फ और इंसानी साम्राज्य के बीच मित्रता बढ़ाना चाहती हूं। तुम इतने सतर्क क्यों हो? मेरे जैसी सुंदर एल्फ का जीवन साथी होना क्या अच्छी बात नहीं है? लेकिन मैंने अब दिखावा करना छोड़ दिया और सीधे ग्लेन की असली पहचान बता दी। मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूं, एल्डर हाई एल्फ ग्लेन, एल्फ साम्राज्य की जल्लाद के रूप में तुम यहां जांच करने आई हो या हत्या के मिशन को पूरा करने? यह सुनकर ग्लेन के चेहरे पर हैरानी छा गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मुझे उसकी असली पहचान पता होगी। तभी उसकी आभा बेहद ठंडी और दुष्ट हो गई। जब तुम जानते हो कि मैं एक जल्लाद हूं, तो क्या तुम्हें नहीं पता कि चुप रहना ही जीवित रहने का एकमात्र तरीका है? यह देखकर मुझे एहसास हुआ कि अभी मैं इस राक्षस का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे उसे अपने प्रति और अधिक उत्सुक करना होगा, क्योंकि तभी वह मुझे और अधिक कीमती समझेगी और मुझे चखकर यूं ही नहीं फेंक देगी। इसलिए ग्लेन की धमकी के बावजूद मैंने बेपरवाह होने का नाटक किया। खेल बंद करो ग्लेन, मेरी किस्मत में दखल मत दो। और ग्लेन ने ठीक वैसा ही किया जैसा मैंने सोचा था। उसका चेहरा सख्त हो गया और फिर उसकी आंखें चमकने लगीं और वह मुझे घूरने लगी। वह मुझसे बार बार पूछने लगी कि मैं असल में कौन हूं। मैंने कहा कि अभी मैं बस एक बदनामी वाला बेचारा राजकुमार हूं। ग्लेन मेरे चारों ओर चक्कर लगाकर मुझे देखने लगी। तो तुम्हारा असली रूप कैसा है? इस पर मैंने सीधे जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा कि अगर वह उत्सुक है तो इंतजार करे और देखे। मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे यहां क्यों भेजा गया।
इतने मामूली मिशन को पूरा करने के लिए अब मुझे आखिरकार पता चल गया है। यह सब किस्मत का इशारा है। यह सुनकर मुझे सिरदर्द महसूस होने लगा। चाहे 400 साल पहले हो या अब, वह हमेशा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली पागल औरत ही है। इसके बाद हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर फिर से दावत में वापस आ गए। हमें सबके सामने प्यार जताते देख सभी लोग हैरान रह गए और मैंने सीधे अपनी मां से कहा कि अब मेरी सगाई ग्लेन से होगी। बात खत्म होने के बाद मैं निशब्द महसूस कर रहा था। सोचा नहीं था कि एक दिन मैं इतनी आसानी से ग्लेन का नाम लूंगा, लेकिन फिलहाल एकमात्र समाधान केवल विवाह गठबंधन ही है। तभी थोड़ा और समय मिल पाएगा। हालांकि मुझे बाद में एहसास हुआ कि अंततः मैंने इस पागल एल्फ को कम आंका था। उसके चंगुल से भागना बिल्कुल असंभव है। और यह खबर सुनकर तीसरा राजकुमार गुस्से से लाल हो गया। वह बेकार इंसान, उसने न केवल एकीकृत साम्राज्य को वश में किया, उत्तर क्षेत्र के कमांडर को, बल्कि सबसे शक्तिशाली नाइट ऑर्डर के अल्विन को भी अपने अधीन कर लिया। और अब तो उस सुंदर उच्च एल्फ के साथ विवाह कर रहा है। उसमें ऐसा क्या गुण है कि वह इतनी सुंदर महिला के योग्य हो? इसलिए उसने मन ही मन योजना बनाई कि आने वाले द्वंद्व युद्ध में जानबूझकर कठोर प्रहार करेगा। हालांकि मैं उसे सीधे खत्म नहीं कर सकता, लेकिन युद्ध के दौरान मौका पाकर कुछ हिस्सा काट दूंगा, जिससे वह सामान्य वैवाहिक जीवन जीने में असमर्थ हो जाएगा। जल्द ही मेरे और तीसरे राजकुमार के बीच का द्वंद्व आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ, और इस द्वंद्व का गवाह बनने वाला व्यक्ति रॉयल नाइट्स का कमांडर था। तीसरे राजकुमार को अभी भी लगा कि मैं वही पुराना बेकार इंसान हूं, जैसे कि मुझे हराना बहुत आसान काम हो। मुझे अपमानित करने के लिए उसने जानबूझकर शाही शहर के रसूखदारों को मुकाबला देखने के लिए बुलाया, लेकिन मैंने अनजाने में एक जम्हाई ली। ऐसे बच्चे को संभालना वास्तव में समय की बर्बादी है। बेहतर है कि उसे जल्दी खत्म करूं और फिर अपने जरूरी काम पर जाऊं। यह देखकर तीसरे राजकुमार का चेहरा गंभीर हो गया। यह अहंकारी व्यक्ति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कम आंकने की? थोड़ी देर में तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने मेरे साथ द्वंद्व के लिए सहमति दी। फिर उसने अपनी पूरी जादुई शक्ति का उपयोग किया और तेजी से मेरी ओर झपटा, और मैंने शांति से कहा, मैं उसके साथ थोड़ा खेलना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से मैं हाल ही में बहुत व्यस्त हूं, इसलिए इसे जल्दी खत्म करना होगा। तभी मेरी एक शक्तिशाली तलवार की प्रहार नीचे गिरा। इसके तुरंत बाद देखा कि जो तीसरा राजकुमार आक्रामक था, वह बदहवास होकर जमीन पर गिर गया। यह देखकर सभी रईस दंग रह गए, क्योंकि तीसरा राजकुमार शाही शहर में एक मान्यता प्राप्त प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जबकि पहला राजकुमार स्पष्ट रूप से एक आवारा था। लेकिन उसने बस एक तलवार चलाई और तीसरे राजकुमार को हरा दिया। इस दृश्य को देखकर यहां तक कि शक्तिशाली रॉयल नाइट्स के कमांडर भी हक्के बक्के रह गए। क्या यह वही पहला राजकुमार है जिसे मैं जानता था? और अभी जो प्रहार हुआ, उसे रोकना मेरे लिए भी मुश्किल होता। फिर उसने सभी को घोषणा की कि तीसरा राजकुमार बेहोश हो गया है और लड़ने में असमर्थ है। अंतिम विजेता पहला राजकुमार है। द्वंद्व समाप्त होने के बाद मेरा रुकने का कोई इरादा नहीं था और मैं सीधे बाहर की ओर चल दिया, क्योंकि मेरी नजर में यह लड़ाई बिल्कुल बच्चों के खेल की तरह हास्यास्पद थी। और इस लड़ाई ने जल्द ही काफी हलचल मचा दी। सोचा नहीं था कि तीसरा राजकुमार हार जाएगा। यह जान ले कि वह साम्राज्य का सबसे होनहार ड्यूल साइडेड नाइट है। उसे केवल कुछ महीनों तक प्रशिक्षण लेने वाले पहले राजकुमार ने हरा दिया। काफी समय बाद तीसरा राजकुमार बेहोशी से जागा, यह महसूस करते हुए कि उसे एक ही वार में हरा दिया गया। वह तुरंत अत्यधिक शर्म और क्रोध से भर गया। जल्दी से मेरा हथियार लाओ, मुझे उस कमीने के साथ एक और मुकाबला करना है।
लेकिन तभी उसके अंगरक्षक ने बताया कि द्वंद्व के बाद पहला राजकुमार काउंट बारोहाड़ के साथ शाही शहर छोड़कर चला गया है और उनका लक्ष्य काउंट का परिवार है। निश्चित रूप से यह इसलिए है ताकि पहला राजकुमार साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्र की शक्ति को पूरी तरह संभाल सके। और इस समय मामा खुश तो थे, लेकिन फिर भी उत्सुकता से पूछा, साम्राज्य का भोज अभी समाप्त हुआ है, इतनी जल्दबाजी में प्रस्थान क्यों? और मैंने कहा, वर्तमान शाही राजधानी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। वे हास्यास्पद रईस, उनमें से कई दुश्मन साम्राज्य के पक्ष में खड़े हैं, इसलिए रईसों की तुलना में नाइट्स और सैनिक मेरी भर्ती के लिए अधिक उपयुक्त हैं। लेकिन मामा को अभी भी लगा कि मैं बहुत जल्दबाज हूं। आखिर अभी एल्फ साम्राज्य के साथ विवाह गठबंधन हुआ है। अब सबसे महत्वपूर्ण उनके साथ संबंधों को गहरा करना होना चाहिए। उन्हें यह नहीं पता कि ग्लेन की वजह से ही मैं बिना रुके शाही राजधानी से निकला हूं, क्योंकि अगर मैं थोड़ा और देर करता तो शायद मुझे सच में उस पागल महिला से शादी करनी पड़ती। यदि मैं शांतिपूर्ण शाही राजधानी में रहता तो मेरी प्रगति बहुत धीमी होती। केवल संघर्षों से भरा उत्तरी क्षेत्र ही मेरी तलवार को धार दे सकता है, क्योंकि वह जगह पिछले जन्म में ही वहां छोड़े गए थे। मानव जाति के अनगिनत महान कारनामे, वह युद्ध क्षेत्र था जहां एक के बाद एक नायकों ने विदेशी आक्रमणकारियों का विरोध किया। तभी मामा ने अचानक देखा कि मैं ठंड से कांप रहा था। उन्होंने पूछा कि मैं गाड़ी के अंदर क्यों नहीं जाता, और मैंने कहा, आगे चलकर मुझे यहां काफी समय तक रहना होगा, तो मुझे इस भीषण ठंड के वातावरण में ढलना ही होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस बूढ़े व्यक्ति के साथ रहने पर वह फिर से मुझे पढ़ने के लिए टोकता रहेगा। तभी मैं अचानक सामने देखते हुए स्तब्ध रह गया, क्योंकि मैंने देखा कि अल्विन का चेहरा इस समय कुछ ठीक नहीं लग रहा था। स्पष्ट रूप से वह यहां की जलवायु के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। इसलिए मैंने सुझाव दिया कि वह गाड़ी के अंदर जाकर थोड़ा आराम करे, क्योंकि आगे का रास्ता और भी ठंडा होता जाएगा। लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा, मेरी बाईं ओर सुरक्षा करते हुए। एक नाइट होने के नाते मैं व्यक्तिगत आराम कैसे खोज सकता हूं? अल्विन को इतना दृढ़ देखकर मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया, बल्कि मन ही मन मुझे बहुत खुशी हुई। हालांकि यात्रा बहुत कठिन थी, लेकिन वह प्रेरित दिख रहा था। और इसके बिल्कुल विपरीत रॉयल नाइट्स के सदस्य थे। वे सभी शाही राजधानी से हटाए जाने के कारण उदास महसूस कर रहे थे। यह देखकर मैंने सोचा कि अगर कार्ल यहां होता तो वह मेरी ओर से इन नाइट्स को अच्छी तरह संभाल लेता। दुर्भाग्य से प्रस्थान करने से पहले राजा ने मुझे चेतावनी दी थी कि रॉयल नाइट्स मेरे निजी नाइट नहीं हैं, विशेष रूप से कार्ल और अन्य। यहां तक कि आपके आदेशों को शाही अधिकार से ऊपर नहीं रखा जा सकता। इसलिए वे मेरे साथ उत्तर की ओर नहीं जा सके। और यही वह बात थी जिससे मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। भले ही इस शरीर के मूल मालिक ने पहले बहुत से बुरे काम किए हों, लेकिन राजा का रवैया स्पष्ट रूप से कुछ ज्यादा ही कठोर था। इसके पीछे निश्चित रूप से कुछ ऐसी कहानियां छिपी हैं जिनके बारे में मुझे पता नहीं है। कुछ समय बाद एक बहुत बड़े पैमाने का बर्फीला तूफान अचानक आ गया। हमारी आवाजें तूफान के शोर में दब गईं। एक दूसरे की आवाज सुनना मुश्किल हो गया। यह देखकर मामा ने जादुई शक्ति का उपयोग किया और सभी को आदेश दिया, अनावश्यक भारी सामान को अस्थायी रूप से छोड़ दें और पहले पैदल इस जगह से बाहर निकलें। मामा को जादुई शक्ति का उपयोग करते हुए चिल्लाते हुए सुनकर मुझे एहसास हुआ कि यह बर्फीला तूफान बिल्कुल मामूली नहीं है। इसलिए मैं जल्दी से चिल्लाया, गाड़ी में मौजूद डेमेसिया। फिर मैंने उसे सहारा दिया ताकि वह तेज हवा से न गिरे और उसे गाड़ी से नीचे उतारा। तभी अल्विन भी तेजी से आया और मुझसे पूछा कि क्या मैं घायल हुआ हूं, और मैंने कहा कि मैं तो ठीक हूं।
लेकिन उन रॉयल नाइट्स के लिए जिन्हें भेजा गया है समस्या बड़ी लग रही है। इसलिए मैंने अल्विन से डेमेसिया का ख्याल रखने को कहा और फिर मैं गुस्से में उन नाइट्स की ओर बढ़ा। तुम मूर्खों, अभी तक अपनी ढालें क्यों नहीं फेंकी? अभी हवा इतनी तेज है। क्या तुम हवा में उड़ जाना चाहते हो? अब से तुम लोग भीड़ मत बनाओ, सभी एक कतार में खड़े हो जाओ और धीरे धीरे आगे बढ़ो। यह देखकर पास खड़े उत्तरी नाइट्स थोड़े हैरान हुए। पहला राजकुमार यहां पहली बार नहीं आए हैं। उनके पास बर्फीले तूफान से निपटने का अनुभव कैसे है? फिर हम सभी तूफान का सामना करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। पता नहीं हम कितनी देर चले, अचानक कोई जमीन पर गिर गया। राजकुमार, यह बुरा हुआ। एक सैनिक बेहोश हो गया है। स्थिति जानकर मैं जल्दी से भीड़ को हटाकर आगे बढ़ा और फिर उसे सीधे अपने कंधे पर उठा लिया और उसे अपनी पीठ पर लादकर आगे बढ़ने की तैयारी की। तुम लोग अभी किसका इंतजार कर रहे हो? चलो जल्दी निकलो। पता नहीं हम कितनी देर तक चले। आखिरकार हमें एक विशाल किला दिखाई दिया। यह कमबख्त बर्फीला तूफान जल्दी नहीं रुका। इसे हमारे गंतव्य पर पहुंचने तक इंतजार करना था। तब यह जल्दी ही रुक गया। मामा किले के मुख्य द्वार पर पहुंचे। उनके पीछे मौजूद शूरवीरों ने तुरंत परिवार का ध्वज फहरा दिया। मैं बहारोद बीजिंग के शासक के रूप में और साम्राज्य की तीसरी सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में यहां पूरी ईमानदारी से प्रथम राजकुमार का स्वागत करता हूं। पूर्वी किले में आपका स्वागत है। तभी एक युवक जो मामा से काफी मिलता जुलता था वह बाहर आया। फिर उसने सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन किया और कहा, काउंट बालेहार्ड के वापस आने पर आपका स्वागत है। मैं विंसेंट बालेहार्ड आज से कार्यवाहक कमांडर के पद से मुक्त होता हूं। यह कहने के बाद वह अपनी हंसी नहीं रोक पाया। पिताजी, घर वापसी पर आपका स्वागत है। और मामा ने संतोष के साथ उसके कंधे थपथपाए और कहा कि मेरी अनुपस्थिति के दौरान तुमने बहुत मेहनत की। और तभी मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका। मुझे नहीं पता था कि मामा आपका एक बेटा भी है। ध्यान से देखने पर आप दोनों काफी हद तक एक जैसे दिखते हैं, खासकर उसका वह जिद्दी अंदाज बिल्कुल आपके जैसा ही है। यह सुनने के बाद विंसेंट का चेहरा थोड़ा उतर गया। यह प्रथम राजकुमार वाकई अफवाहों की तरह ही शरारती और बिगड़ा हुआ है। पूर्वी शहर उन महान विश्वासों के लिए था जिसके लिए लोगों ने अपनी जान दी। यह ऐसा किला है, यह किसी आवारा लड़के के लिए नहीं है जो कई महिलाओं को साथ लेकर आए और यहां समय बर्बाद करे। विंसेंट वास्तव में यह नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसे यहां क्यों लाए। इसलिए उसने धीरे से पिता से पूछा कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन पिता ने जवाब दिया कि उन्होंने फैसला कर लिया है प्रथम राजकुमार का संरक्षक बनने का। इसका मतलब यह था कि उनकी यह शक्ति पूरी तरह से प्रथम राजकुमार के पक्ष में खड़ी थी। विंसेंट ने फिर भी पिता को समझाने की कोशिश की कि सावधानी बरतें, क्योंकि राजा हमेशा से प्रथम राजकुमार को एक बोझ मानते रहे हैं। यहां तक कि आप भी शुरू में उनसे पूरी तरह निराश नहीं थे। लेकिन काउंट बालेहार्ड बस मेरी पीठ की ओर देखते रहे और धीरे से कहा कि लोग बदलते रहते हैं, क्या ऐसा नहीं है? फिर उन्होंने विंसेंट से कहना जारी रखा, मैं तुम्हें निर्देश देता हूं, अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ दो और प्रथम राजकुमार को नए नजरिए से देखो। और विंसेंट ने हालांकि जुबान से हाँ कह दिया, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा झलकता रहा मेरे प्रति तिरस्कार और घृणा। इसके तुरंत बाद सभा कक्ष में प्रवेश करने पर काउंट ने विंसेंट से पूछा, इस समय के दौरान राक्षसों के सफाये की प्रगति कैसी है? पिताजी को सूचित करता हूं, हालांकि राक्षसों की संख्या लगातार धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन अभी भी कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें अभी तक पूरी तरह साफ नहीं किया जा सका है। खासकर लगभग 20 अर्धमानव ब्लेड माउंटेन के प्रवेश द्वार पर डेरा डाले हुए हैं।
जैसे ही उसने शूरवीरों को चुनने का सुझाव दिया ताकि उन्हें खत्म किया जा सके, मैं धीरे से उसके पीछे से बाहर आया और फिर नक्शे पर मौजूद अर्धमानवों का प्रतिनिधित्व करने वाला मोहरा उठाया और कहा, यह काम मुझे सौंप दें। यह देखकर विंसेंट और अन्य लोगों ने तुरंत रोकने की कोशिश की, क्योंकि उन अर्धमानवों की ताकत मामूली नहीं है। अगर वे सतर्क हो गए तो यह आने वाले समय में रेंजरों की कार्रवाई को प्रभावित कर सकता है। यह देखकर कि वे सभी असहमत थे, मैंने सीधे पास खड़े मामा की ओर देखा, इसलिए उन्होंने सीधे पूछा, अर्धमानवों की सटीक सैन्य शक्ति कितनी है? हमारी वर्तमान जानकारी के अनुसार अर्धमानवों की संख्या अधिकतम 20 है। हालांकि फिलहाल किसी अर्धमानव योद्धा या जादूगर नहीं मिले हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वे नहीं हैं। विंसेंट की रिपोर्ट सुनने के बाद मामा ने मेरी ओर मुड़कर पूछा कि क्या मुझे विश्वास है। इससे पहले कि मैं जवाब देता, विंसेंट पहले ही घबरा गया। वह क्षेत्र रेंजरों के मुख्य मार्गों में से एक है। अगर उन्हें एक ही बार में पूरी तरह खत्म नहीं किया गया तो भविष्य में यह निश्चित रूप से और अधिक अर्धमानवों को आकर्षित करेगा और एक भीषण युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। इसके अलावा अगर राजकुमार की सुरक्षा को कोई खतरा हुआ तो हम बालेहार्ड्स की स्थिति और भी कठिन हो जाएगी। विंसेंट, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूं, लेकिन मैं राजकुमार पर विश्वास करना चाहता हूं। इसके तुरंत बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे क्या चाहिए। सबसे पहले मुझे इलाके से परिचित एक गाइड चाहिए और फिर मेरे मातहतों के उपकरणों को बदलने की जरूरत है और बेहतर होगा कि कुछ और दासियां जोड़ी जाएं। यह सुनकर पूर्वी शहर के शूरवीर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि केवल इन चीजों के दम पर अर्धमानवों का सामना करना बिल्कुल एक सपना देखने जैसा है। और राजा द्वारा भेजे गए शाही शूरवीर खबर मिलने के बाद वे भी घबरा गए। हमारा काम राजकुमार की रक्षा करना है, अर्धमानवों को पकड़ना और खत्म करना यह तीसरी सेना की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और मैंने कहा कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अर्धमानवों को मारने जा रहा हूं। यदि आप मेरी रक्षा करना चाहते हैं तो साथ चलिए। फिर मैंने उन्हें तीसरी सेना के पास जाने को कहा, हथियार लेने के लिए और फिर मुझे रिपोर्ट करने के लिए। और मैंने इस मौके का फायदा उठाया और उनकी व्यक्तिगत जानकारी की जांच की। हालांकि इन लोगों ने पहले बर्फीले तूफान के दौरान बहुत खराब प्रदर्शन किया था, लेकिन आखिरकार वे केवल शाही परिवार के शूरवीर थे। उनकी क्षमताएं बुनियादी तौर पर बहुत उत्कृष्ट थीं, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति की विशेषता ऐसी लग रही थी जैसे उसे मेरी जासूसी के लिए भेजा गया हो। अगले दिन मैंने पाया कि गाइड कोई और नहीं बल्कि विंसेंट था। उसने अपने गुस्से को दबाते हुए मुझे एक बार फिर समझाने की कोशिश की। राजकुमार शायद नहीं जानते, अगर यह अभियान विफल रहा तो इसके परिणाम कितने भयानक होंगे। और मैंने शांति से कहा कि कोई अगर नहीं है, क्योंकि मैं विफल नहीं होऊंगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं विंसेंट की जानकारी नहीं देख पा रहा हूं। इसका मतलब यह था कि वह कम से कम तीसरे स्तर का शूरवीर है और उसके पीछे मौजूद लोगों की ताकत भी मामूली नहीं थी। जाहिर है वे साधारण सैनिकों के भेष में आए विशिष्ट योद्धा थे। शूरवीर, लगता है वे मुझे दरकिनार करना चाहते थे और खुद अर्धमानवों को खत्म करना चाहते थे, लेकिन मैंने उनका पर्दाफाश नहीं किया। इस बार मैंने डेमेसिया को साथ नहीं चलने दिया, क्योंकि उसका वह पागलपन भरा स्वभाव अगर समय से पहले जाग गया तो बुरा होगा। जल्द ही हम सभी ब्लेड माउंटेन की ओर निकल पड़े। रास्ते भर विंसेंट लगातार बोलता रहा, सावधानियों के बारे में। उसकी बकबक उसके पिता से भी ज्यादा थी। तभी अचानक एक डरा हुआ खरगोश वहां से भागा। अनुभवी शूरवीरों ने तुरंत दूरबीन निकालकर स्थिति की जांच की और पाया कि आगे कई अर्धमानव शिकार कर रहे थे। फिर उसने संकेतों के जरिए स्थिति की जानकारी दी और मुझसे पूछा कि अब आगे क्या करना है। और मैंने सीधा आदेश दिया कि वे युद्ध के लिए तैयार हो जाएं।
इसके तुरंत बाद मैं सीधे उन अर्धमानवों की ओर बढ़ा। वाकई बहुत समय बाद मिले तुम कमबख्त लोगों। जब अर्धमानवों का ध्यान मेरी ओर था, मैंने तुरंत छिपे हुए लोगों को क्रॉसबो से हमला करने का आदेश दिया और मैंने अपनी तलवार निकाली। सीधे और भ्रमित अर्धमानवों पर हमला कर दिया। एक ही पल में मैंने उनमें से एक को काट डाला और इस पुराने परिचित एहसास ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। आसपास के अर्धमानवों को देखकर, जिन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था, मैं और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। युद्ध के मैदान की यह महक वाकई शानदार है। पिछले जन्म में मैं एक तलवार के रूप में था जिसने अनगिनत जीवों के वंश का संहार किया था, और मनुष्य बनने के बाद यह पहली बार था जब मैंने राक्षसों का वध किया। पास खड़े अल्विन ने यह देखा और मदद के लिए आगे बढ़ना चाहा, लेकिन मैंने सबको चिल्लाकर रुकने को कहा, क्योंकि अब मैं जिस तकनीक का उपयोग करने वाला हूं उसकी शक्ति बहुत अधिक है। थोड़ी सी भी चूक हमारे अपने साथियों को घायल कर सकती है। असल में अनंत युगों पहले मनुष्य इस महाद्वीप के स्वामी नहीं थे। पूरी दुनिया अर्धमानवों के कब्जे में थी। उनमें से एक व्यक्ति, जिसका नाम इतिहास में दर्ज नहीं हो सका, वह बेचारा आदमी, अर्धमानवों का विरोध करने वाले अपने पिता की याद में जो अंततः थककर मर गए थे, उसने अपने हाथों से बनाया था प्रतिशोध का वह गान जिसमें अंतहीन हत्या की इच्छा थी। फिर मेरे भीतर की वह हत्या की इच्छा एक आकृति में बदल गई, एक रक्तवर्णी आकृति जो किसी दुष्ट आत्मा की तरह थी। यहां तक कि मेरे निजी शूरवीर अल्विन भी यह देखकर दंग रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि मेरा इतना पागलपन भरा रूप भी होगा। वास्तव में प्रतिशोध का गान उपयोग करने के बाद मैं धीरे धीरे अतीत के एक योद्धा की छवि के साथ मिल गया। यादों में वह योद्धा अर्धमानवों के प्रति अंतहीन नफरत रखता था। उसने अपना पूरा जीवन पागलपन के साथ संहार करने में बिताया। उन अर्धमानवों का जिन्होंने मानव क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। ऐसा लगता था कि चाहे कितने भी दुश्मनों को मार डाले, लेकिन उसके प्रतिशोध की आग कभी नहीं बुझ सकती थी। हालांकि मेरे पिछले जीवन में एक जादुई तलवार के रूप में लंबे जीवन के दौरान अनगिनत मालिक थे जिन्होंने अपनी ताकत से इतिहास में नाम कमाया, लेकिन वह एक साधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति था। यहां तक कि इतिहास में उसका कोई निशान तक नहीं था। लेकिन प्रतिशोध की उस पागलपन भरी भावना के कारण वह अनगिनत अर्धमानवों के दिलों में एक भयानक दुःस्वप्न बन गया। अपने संक्षिप्त जीवन में भले ही उसके हृदय की जादुई शक्ति समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसने अर्धमानवों से बदला लेना नहीं छोड़ा। और उस समय जादुई तलवार के रूप में मैं जो कर सकता था वह केवल उसकी अंतिम इच्छा को पूरा करना था, उसकी बची हुई जीवन शक्ति को पूरी तरह से जला देना। और शुरुआत में वह केवल एक कमजोर पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन उस दिन जब वह घर लौटा तो उसने घर को अस्तव्यस्त पाया। उसकी प्यारी पत्नी और छोटी बेटी दोनों गायब थे। पीछे केवल खून के निशान बचे थे। अपनी पत्नी और बेटी की आत्माओं को शांति दिलाने के लिए वह व्यक्ति हर पल प्रतिशोध के रास्ते पर रहा। अंततः पता नहीं कितना समय बीता, उसने उन्हें ढूंढ लिया जिन्होंने उसकी पत्नी और बेटी की हत्या की थी। लेकिन तब तक वह बुरी तरह घायल हो चुका था, यहां तक कि उसकी जीवन शक्ति भी अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। ताकत के भारी अंतर के बावजूद उसके मन में कोई डर नहीं था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जादुई तलवार निकाली और चिल्लाते हुए अर्धमानवों पर हमला कर दिया। भले ही उसके सामने खड़ा अर्धमानव अपनी प्रजाति का राजा था, भले ही वह मौत के करीब था, उसके दिल में केवल प्रतिशोध का जुनून था। लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। उसका पूरा प्रहार अर्धमानव राजा के शरीर पर लगा, लेकिन उसने एक खरोंच तक नहीं पहुंचाई। इसके बजाय उसे सीधे हाथ से पकड़ लिया गया और फिर बेरहमी से जमीन पर पटक दिया गया। उस शक्तिशाली प्रहार से जमीन तक फट गई। भले ही उसका जीवन समाप्त होने वाला था और शरीर टूटकर बिखर गया था, लेकिन अंत तक उसने हार मानने के बारे में नहीं सोचा। उसके होठों से निकला,
कि अगले जन्म में भी वह बदला लेगा। वह प्रतिशोध के गान का रचयिता था, एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी ने याद नहीं रखा, यहां तक कि दुनिया को उसका नाम तक नहीं पता था। एक अत्यंत दुखी व्यक्ति, और इस सब को याद रखने वाला शायद केवल मैं हूं। जब मैं यादों से जागा तो मैंने देखा कि चारों ओर अर्धमानवों के कटे-फटे शव पड़े थे, और मेरा ध्यान दूर से आती लड़ाई की आवाजों की ओर गया। मैंने देखा कि वे सैनिक जिनका मनोबल गिर गया था, अब पूरी ऊर्जा से भरे हुए थे और अर्धमानवों से लड़ रहे थे। याद रहे, जब वे शुरू में अर्धमानवों का शिकार करने आए थे तो वे बहुत अनिच्छुक थे, और युद्ध क्षेत्र में पहुंचने के बाद दुश्मनों के विशाल शरीर को देखकर वे डर के मारे कांप रहे थे। खासकर जब उन्होंने उनसे लड़ने की कोशिश की तो पाया कि उनकी शारीरिक शक्ति अकल्पनीय रूप से अधिक थी। तभी आर्विन ने समय पर हस्तक्षेप किया और तेजी से सबसे आगे पहुंचा। एक शक्तिशाली प्रहार के साथ उसने अर्धमानव का हाथ काट दिया। उन डरे हुए सैनिकों को देखते हुए आर्विन ने ठंडे स्वर में कहा कि यह युद्ध क्षेत्र है। अगर जीवित रहना चाहते हो तो हथियार मत छोड़ना। लेकिन भले ही अन्य सभी युद्ध के लिए तैयार थे, आक्रामक अर्धमानव सेना का सामना करते हुए आर्विन के मन में अभी भी खतरे का गहरा एहसास था, क्योंकि उसे लगा कि केवल इन लोगों के दम पर इन दुश्मनों का सामना करना कठिन होगा। लेकिन तभी अचानक एक तीव्र हत्या की भावना महसूस हुई। उसके बाद जो हुआ उसने वहां मौजूद सभी को हैरान कर दिया, यहां तक कि सबसे मजबूत मानसिक शक्ति वाले आर्विन की आंखें भी फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं अकेला अर्धमानवों से घिरा हुआ था और मेरे चारों ओर एक भयानक और ठोस हत्या की भावना थी। और इस निरंतर संहार के बीच मुझे अचानक याद आया कि प्रतिशोध का गान अभी भी एक अधूरा महाकाव्य है। मुझे इसका अंतिम अध्याय लिखना ही होगा। पता नहीं कितना समय बीता और नहीं पता है कि मैंने कितने अर्धमानवों को मार डाला। बस इतना कि जमीन दुश्मनों के खून से लाल हो गई थी और प्रतिशोध के गान में नई पंक्तियां जुड़ गईं। हरी लाशों के पहाड़ों के बीच सामने खून का एक तालाब बनेगा, और फिर मैं उसके सामने तुम्हारी आत्मा को श्रद्धांजलि दूंगा। इसके बाद मेरे शरीर से एक शक्तिशाली नीली जादुई शक्ति निकली और प्रतिशोध का गान आत्मा को शांत करने वाले गान में बदल गया। और मैं अनजाने में पास खड़े विंसेंट की ओर देखने लगा। मैंने देखा कि उसने अर्धमानवों का झंडा तोड़ दिया और उसे ऊपर उठाकर सबको घोषणा की कि अर्धमानवों का पूरी तरह सफाया हो गया है। फिर सभी ने अपने हाथ हवा में उठाए और जीत का जश्न मनाया, और मैं अपने सामने राक्षसों के आक्रमण का सामना करने वाले सीमावर्ती परिवार के इस उत्तराधिकारी को देख रहा था। और मैंने पाया कि न केवल उसका नाम उस व्यक्ति जैसा था, बल्कि उसकी आंखों और चेहरे के भाव भी काफी मिलते जुलते थे। शायद यह केवल एक संयोग हो, लेकिन शायद वह वास्तव में मेरे उस पुराने दोस्त का पुनर्जन्म हो।